disregulated. Online students, meeting. Online students, what we have completed yesterday? हमने कल क्या कंप्लीट किया था? Heart transplantations, sinus bradycardia, sinus rhythm, tachycardia, AF, PT, VF. Okay. And And PVC, premature ventricular contractions. Okay. So let's do a quick revision. हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में हमने क्या देखा था? हार्ट ट्रांसप्लांटेशन मतलब जो रेसिपिएंट है उसके अंदर हम डोनर का हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे, उसका जो डिजीज हार्ट है वो निकाल लेंगे। सो उसमें क्या देखा था हमने? हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? हर कोई हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब डोनेट कर सकता है? नो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो कैडेवर होगा, लाइव पेशेंट डोनेट नहीं कर पाएगा, एंड उसका भी वेट थोड़ा डिफरेंट होगा, बट एटलीस्ट कंपेरेबल होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एंड एबीओ कंपेटेबिलिटी भी मैच होनी चाहिए, विदाउट दैट इट इज नॉट पॉसिबल। एंड एक बार जो कैडेवर है उसमें से आप हार्ट रिमूव करते हो तो विद इन लेस देन 6 आवर्स आपको वो ट्रांसप्लांट करना होगा, वरना वो हार्ट के जो सेल्स है वो उनकी भी डेथ हो जाएगी, एंड वी कैन नॉट डू द ट्रांसप्लांटेशन। फिर उसमें होता क्या है, जो ट्रांसप्लांटेशन वाले पर्सन होते हैं उनमें और क्या चीजें, देयर इज समथिंग डिफरेंट। What is that? Why? Okay, then it's not like that. Online students, बोलो चलो, उसमें हमने क्या देखा था? On ECG, P wave 2, unrelated P wave reflection show થાય. Why? Because આપણે જૂનું હાર્ટ હતું એનો posterior portion પર remain રાખેલો. Yes, जो ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट होंगे उनका ईसीजी देखोगे तो आपको 2 अनरिलेटेड पी वेव्स दिखेगी। क्यों? बिकॉज जो उसका पुराना हार्ट था उसका जो एक दोनों एट्रिया का पोस्टीरियर पोर्शन हमने रखा था फॉर सपोर्ट, एंकर के लिए हमने ऑलरेडी रखा था। सो जब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा तब वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आगे कुछ नहीं है, सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। सो 2 पी वेव हमें देखने को मिलेगी। और Nodes remove હશે તો pain sensation નહીં. ओके, पेन सेंसेशन नहीं होगा, सो क्लाइंट विल नॉट एक्सपीरियंस एंजाइना। कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक भी हो गई तो भी उसको हार्ट अटैक ऐसा कुछ नहीं आएगा, सडनली हार्ट पंप करना ही बंद कर देगा, दैट्स इट। उसको कुछ पेन सेंसेशन नहीं आएगा। और Graft rejection થઈ શકે. सॉरी, हाँ यस, वेगल स्टिमुलेशन का रिस्पॉन्स नहीं होता है। नॉर्मली हमारे अंदर क्या होता है कि जब ज्यादा हार्ट रेट बढ़ जाती है तो वेगल रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होकर उसको कम करने का ट्राई करती है, बट ड्यू टू डीनर्वेशन, हार्ट डीनर्वेशन की वजह से वेगल रिस्पॉन्स होगा ही नहीं। सो वो पर्सन जो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वाला पर्सन है, रेस्टिंग स्टेट में भी उसकी हार्ट रेट 100 की तरफ ही होगी, नॉर्मल नीचे नहीं होगी, वो ज्यादा ही होती है। एंड सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन ट्रांसप्लांटेशन का है रिजेक्शन। रिजेक्शन, दैट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन। व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रिजेक्शन? What are the signs and symptoms of rejection? डिसरिथमियास, वीकनेस, फटीग, हाइपोटेंशन, ये उसके साइन एंड सिम्टम्स है। तो अभी पेशेंट को लाइक कुछ ये साइन एंड सिम्टम के सिवाय ऐसा तो पेन की ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सो रेगुलरली स्केड्यूल इंटरवल्स पर डॉक्टर डिसाइड करते हैं, एवरी 1.5 ईयर, एवरी ईयर, एवरी 2 ईयर, जो भी स्केड्यूल टाइम है वहां पर जाके उसको बायोप्सी करवा के सेल्स चेक करवाने होंगे कि रिजेक्शन हुआ है कि नहीं। एंड जब भी डाउट भी लगता है कि शायद रिजेक्शन के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो भी बायोप्सी करके क्रॉस वेरीफाई करना होगा। पेशेंट को लाइफ टाइम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी लेनी होगी। अगर लाइफ टाइम इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहा है तो एक और काम बढ़ेगा, व्हाट इज दैट? If the person is taking immunosuppressive therapy, what we have to do? न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन पर રાખવાનું.
यस, न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसका इम्यूनिटी नहीं है, हम डाउन कर रहे हैं। एंड उसमें हम स्ट्रिक्ट सारे न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशंस आपको बाय हार्ट होने चाहिए। एंक्लेक्स में न्यूट्रोपेनिक प्रिकॉशन, ब्लीडिंग प्रिकॉशन, सीजर प्रिकॉशंस आपको पता होने चाहिए। सो वो सारे स्टेप्स यहाँ पर हम फॉलो कर सकते हैं। एंड नॉर्मली हम हेल्दी इंडिविजुअल्स अगर कोई एक्सरसाइज करेंगे तो इमीडिएटली हमारा हार्ट रिस्पॉन्ड करेगा एंड हार्ट रेट बढ़ेगी। बट ये पेशेंट में ड्यू टू दैट डीनर्वेशन इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं होता है, धीरे धीरे हार्ट रेट इंक्रीज होती है इन रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, स्ट्रेस और जो भी होगा, तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली हार्ट रेट इंक्रीज होगी। ओके, देन हमने डिसरिथमियास देखा था। फर्स्ट हमने देखा था नॉर्मल साइनस रिदम। नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल PQRS-T वेव है वो नॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन टाइमिंग होगा, PR इंटरवल भी नॉर्मल होगा, विथ भी नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। अब ECG काउंट, ECG में हार्ट रेट मतलब नॉर्मल है, ब्रेडी है या टेकी है, वो पता कैसे चलेगा? चलो, वन इन 1 सेकेंड। Online students, how to count, how to identify whether it is normal, tachy or brady? 6 સેકન્ડ્સમાં કેટલા QRS કોમ્પ્લેક્સ છે તો PH અને મલ્ટીપ્લાય બાય 10 કરવાનો ओके, सो उससे हार्ट रेट मिलेगी, सो हमें पता चल जाएगा whether it is tachy, brady और normal. ओके, यू कैन ईदर काउंट P waves और QRS कॉम्प्लेक्स, दोनों में से कोई भी काउंट कर सकते हो। QRS इजी है बिकॉज वो इजीली डिफरेंशिएट हो पाएगा आपसे, दैट इज वाई। सो काउंट करना स्टार्ट कहाँ से करोगे? ECG स्ट्रिप तो लंबी होती है, सो कहाँ से आप स्टार्ट करोगे? 6 सेकेंड्स कहाँ तक गिनोगे? चलो, स्टार्ट कहाँ पर से करना है? क्वेश्चन ना खबर पड़ी। ओके, ECG स्ट्रिप लंबी है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 6 सेकेंड्स की ECG स्ट्रिप होगी। सो हमें तो 6 सेकेंड्स तक ही गिनना है, पूरा गिनोगे तो 200 तक तो स्पाइक्स दिखेगी। सो ऐसा तो कर नहीं सकते, तो कहाँ से काउंट करना, कहाँ से स्टार्ट करोगे? 6 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 6 सेकेंड्स काउंट स्टार्ट कहाँ से करोगे? ફર્સ્ટ જ્યાંથી QRS કોમ્પ્લેક્સ ECG માં શો થતો હોય ત્યાંથી ओके, सो अगर आप QRS काउंट कर रहे हो तो जहां पर फर्स्ट URS कॉम्प्लेक्स है वहीं वो बॉक्स से काउंट करना स्टार्ट करना है। कितने बॉक्सेस काउंट करने हैं? 30 30 बॉक्सेस। सो वहां से ही स्टार्ट करना है, फिर 30 जहां पर भी एंड हो। अगर वो बॉक्स के बाजू में भी है QRS तो भी हमारे लिए वो काम का नहीं है। जो हम काउंट, अगर P वेव्स काउंट करना स्टार्ट करें तो P वेव से ही हमें बॉक्स काउंट करना स्टार्ट करना है। अगर QRS कॉम्प्लेक्स काउंट कर रहे हैं तो वहां से बॉक्स गिनना स्टार्ट करोगे। 30 बॉक्सेस के अंदर जितने भी QRS कॉम्प्लेक्सेस है, दैट इज अवर हार्ट रेट। सो उससे आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा पेशेंट को टैकी है, ब्रेडी है या नॉर्मल साइनस रिदम है। यस, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब ब्रेडिकार्डिया में सब कुछ रिदम सब नॉर्मल है, हार्ट की रिदम, PR इंटरवल, QRS बीट सब कुछ नॉर्मल है, बट रेट स्लो हो गया है। रिदम चेंज नहीं हुई है, रिदम हार्ट की सेम है, एज इट इज नॉर्मल है, बट उसका रेट स्लो डाउन हो गया है, दैट इज द ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया हो जाता है तो कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली हार्ट कंपेंसेट कर देगा। अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं हमें पेशेंट के अंदर, अगर ब्रेडिकार्डिया होगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा, तो उसके सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं तो ही इंटरवेंशंस करनी है। सो इंटरवेंशंस क्या कर सकते हो? ओके, वी कैन गिव ऑक्सीजन, देन ओके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, जो भी सिम्टम्स है उसका जो भी कॉज हुआ है, राइट, जिसकी वजह से हुआ है ब्रेडिकार्डिया, वो कॉज एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ मेडिसिन की वजह से हुआ है तो वो मेडिसिन बंद करनी है। वैसे तो ब्रेडिकार्डिया होता नहीं है, कुछ मेडिसिन इंड्यूस की वजह से होगा तो वो मेडिसिन बंद करेंगे। बट अभी ब्रेडिकार्डिया को इम्प्रूव भी तो करना है, तो क्या करोगे? એટ્રોપિન સલ્ફેટ एट्रोपिन सल्फेट देंगे। एक डोज आपने दे दिया बट अभी भी इंक्रीज नहीं हुआ है, सो वी हैव टू गिव सेकेंड डोज। वाई? इंक्रीज नहीं हुआ है तो फिर दूसरा डोज तो देना पड़ेगा ना। 2 ડોઝ આપીશું તો ટેકીકાર્ડિયા થઈ શકે છે हाँ,
नॉर्मल नहीं होगा, टैकी हो जाएगा, सो वी कैन नॉट एडमिनिस्टर सेकेंड डोज। तो क्या करोगे? चलो अभी भी हार्ट रेट इंक्रीज नहीं हो रही है, तो फिर क्या करोगे? आपने एट्रोपिन दिया बट हार्ट रेट इज नॉट इंक्रीजिंग, सो यू कैन नॉट डिलीवर अनदर डोज ऑफ एट्रोपिन, सो क्या करोगे? पेसमेकर। टेम्पररी पेसमेकर, ट्रांसक्यूटेनियस पेसमेकर हम दे सकते हैं, बिकॉज ब्रेडिकार्डिया क्यों होता है? ऐसे नोड से शॉक नहीं आ रहा है, तो हम पेसमेकर देंगे तो एटलीस्ट ऐसे नोड जनरेट करेगा। ऐसे नोड जनरेट, ये हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। मेडिसिन की वजह से हुआ है तो आप सिर्फ मेडिसिन दोगे एट्रोपिन सल्फेट तो भी वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल कब नहीं होगा? जब पेशेंट का ऐसे नोड खराब हो गया होगा, तब आप एट्रोपिन दोगे तो भी वो असर नहीं करेगी। सो फिर हमें पेसमेकर लगाना पड़ेगा। एंड हमें आइडेंटिफाई कर लिया है कि पेशेंट का ऐसे नोड काम नहीं कर रहा है, सो सिर्फ एवी नोड तो 40 to 60 ही जनरेट कर पाएगा, तो वो ब्रेडी में ही रहेगा पेशेंट। तो फिर हमें पेशेंट को फिर परमानेंट पेसमेकर के लिए सर्जरी करने के लिए हम रेडी करेंगे कि फ्यूचर में इलेक्टिव सर्जरी करनी पड़ेगी पेशेंट के परमानेंट पेसमेकर की। एंड ध्यान रखना है, हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया की वजह से हाइपोटेंशन हो गया है, कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, तो फिर आईवी फ्लूइड्स भी देने होंगे। फिर हमने देखा टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया में रिदम नॉर्मल है बट रेट इंक्रीज हो गया है। रिदम इज कम्प्लीटली नॉर्मल, डिसरिथमिया नहीं हुआ है, रिदम इज नॉर्मल बट रेट इंक्रीज हो गया है 100 to 180। 180 से भी ऊपर जाएगा तो जो अदर रिदम्स है, एबनॉर्मल रिदम्स, वो कहलाएंगे। इट विल नॉट कंसिडर एज अ टेकीकार्डिया। अगर टेकीकार्डिया होता है तो क्या करना है? ट्रीट द कॉज। ट्रीट द कॉज, बिकॉज जो ब्रेडिकार्डिया होता था वो ऐसे नोड खराब की वजह से होता है। टेकीकार्डिया में कुछ खराब नहीं हुआ है, सिंपली जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ी है वो कॉज एलिमिनेट कर दोगे तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा। सो हार्ट रेट हमें डिक्रीज करना है बाय ट्रीटिंग द कॉज। कॉज ट्रीट कर दोगे तो हार्ट रेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। फिर हमने देखा था एट्रियल फिब्रिलेशन। हाउ टू आइडेंटिफाई ऑन ए ईसीजी स्ट्रिप दैट इट इज एन एट्रियल फिब्रिलेशन? ईसीजी स्ट्रिप देख के कैसे पता चलेगा कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन है? મને ખબર ના પડી. Online students? Online students, how to identify on an ECG strip that it is an atrial fibrillation? Before QRS complex only vibration होता है instead of PVL। यस। सो आप पूरा ईसीजी स्ट्रिप देखोगे तो सिर्फ आपको क्यूआरएस ही अच्छे से दिखेगा, बाकी पी टी पी आर इंटरवल कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ वाइब्रेशन ही, ऐसे नोट्स, वेवी लाइंस ही दिखेगी, और क्यूआरएस ही सिर्फ प्रॉपर दिखेगा। सो दिस इज एन इंडिकेशन। ग्राफ देख के ही पता चल जाएगा कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन है। व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन? एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब क्या? चलो पहले वो बोलो, व्हाट इज एट्रियल फिब्रिलेशन? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ओके, बट मेन मतलब क्या? एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब क्या? એક જ જગ્યાએથી બહુ બધી વાર ઇલેક્ટ્રિકલ કરંટ જનરેટ થતો હશે એના લીધે કન્ટિન્યુઅસ વાઇબ્રેટ થયા રાખશે, પ્રોપર કોન્ટ્રેક્શન नहीं થાય। हाँ, और एक जगह से करंट नहीं निकल रहा है, मैनी फोकाई है, बहुत सारे फोकल पॉइंट्स है जहां से एक साथ करंट डिस्चार्ज हो रहा है, फायर हो रहा है। सो एट्रिया को पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है। एक जगह से शूट होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट बहुत सारी जगह से एब नॉर्मल वे में 350 to 600 टाइम्स करंट निकल रहा है 1 मिनट के अंदर। सो एट्रिया इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग सिर्फ वाइब्रेशन ही होगा, एंड वो वाइब्रेशन होगा, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो ब्लड सप्लाई कम हो सकता है। एंड व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन? वाइब्रेशन है। ब्लड नॉर्मली ड्यू टू कॉन्ट्रेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा है, ब्लड आगे क्यों बढ़ रहा था? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वाल्व बीच में ओपन हो रहे थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो आगे बढ़ा था थोड़ा थोड़ा, जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होके निकलना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सो क्या होगा उसकी वजह से? ब्लड पूलिंग थશે, थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ब्लड पूलिंग होगा तो वहां पर थ्रोम्बस फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। एंड वो थ्रोम्बस है मतलब कभी भी डिस्लॉज होके लंग्स में चली जाएगी, एम्बोलस हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलाइज। सो दिस इज द कॉम्प्लिकेशन। ओके,
इंटरवेंशंस क्या करोगे? चलो आपने ईसीजी में देखा, कोई आप पेशेंट टेलीमेट्री यूनिट के आप नर्स हो, आपने एक पेशेंट के ईसीजी में देखा कि उसको, क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा होगा, समटाइम्स ईसीजी विल नॉट बी गिवन, सिर्फ ऐसा वर्डिंग्स में लिखा है कि आपने टेलीमेट्री यूनिट में पेशेंट के अंदर ईसीजी में देखा तो आपको सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे थे, एंड देयर आर ओनली वाइब्रेटरी पी वेव्स एंड टी वेव्स, नॉट डेफिनेट पी वेव्स एंड टी वेव्स। तो ये डिस्क्रिप्शन से भी आपको पता चलना चाहिए दे आर टॉकिंग अबाउट एट्रियल फिब्रिलेशन। नाउ व्हाट इंटरवेंशंस यू हैव टू डू? आपको ईसीजी दिखाया ही नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया है, तो इंटरवेंशंस क्या लोगे? चलो वो समझ लिया आपने कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन की बात हो रही है, तो इंटरवेंशंस क्या करना है? ओके। हम्म। थर्ड हुए नहीं, आप कुछ बड़े कंपल्सरी वी हैव टू गिव थ्रू एंटी कोएगुलेंट्स बिकॉज इट इज 100% रिस्क ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एट्रियम, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने ही वाला है, सो वी डोंट वांट अ रिस्क, वी डोंट वांट दैट थ्रोम्बस टू डिसलॉज एंड गेट स्टक इन पल्मोनरी सर्कुलेशन, सो हम एंटीकोएगुलेंट्स दे ही देंगे। सो ऑक्सीजन देना है, एंटीकोएगुलेंट्स देना है, देन ओके एंटी डिसरिथमिक मेडिकेशंस देंगे, बिकॉज अभी भी जो वेंट्रिकल्स काम कर रहे हैं उसका काम चालू रख रहा है, व्हाट इफ अगर वो भी बंद हो गया तो कार्डियक आउटपुट कंप्लीटली बंद हो जाएगा, सो मेडिकेशंस देंगे। एंड ये जो वाइब्रेशन वाली वेव्स थी, बहुत सारी जगह से करंट शूट हो रहा था, उसको ठीक कैसे करोगे? तो उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन देना पड़ेगा, वी हैव टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर कार्डियोवर्जन, कार्डियोवर्जन दे के ही वो नॉर्मल कर सकते हैं। बट एक बार हुआ है तो दूसरी बार भी तो होने का रिस्क है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक बार एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ, आपने पेशेंट स्टेबल हो गया, घर पे भेज दिया, बट व्हाट इफ घर पे फिर से ये अटैक आ जाए तो क्या करोगे? व्हाट वी हैव टू डू? हैव यू एवर सीन एनी पेशेंट हु इज ऑन लाइफ लॉन्ग एंटी डिसरिथमिक मेडिकेशन? कोई देखा है ऐसा कार्डियक पेशेंट? जैसे डायबिटीज बीपी की मेडिकेशन लेता है, वैसे जिसको इसका प्रॉब्लम है वो लाइफ लॉन्ग एंटी डिसरिथमिक लेता ही रहेगा, सो उसको डिसरिथमिक डिसरिथमिया कंट्रोल करने के लिए एंटी डिसरिथमिक मेडिकेशन लेनी पड़ेगी कि फिर से ऐसा एपिसोड ना आ जाए। ओके, देन हमने पीवीसी देखा था। पीवीसी मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय पीवीसी? प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल्स घूमने जाके इन्फेक्ट है। उसके टाइम से पहले, जब उसका टाइम होता है कि पी वेव आए, फिर थोड़ा सेगमेंट हो, फिर उसका कॉन्ट्रेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, कभी भी अर्ली कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, सो दैट इज प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शंस। हाउ टू आइडेंटिफाई पीवीसी? पीवीसी कैसे पता चलेगा? चलो, ईसीजी स्ट्रिप है आपके पास, पता कैसे चलेगा कि ये पीवीसी की ही ईसीजी स्ट्रिप है? अगर इमेज दिया गया है क्वेश्चन में तो कैसे पता चलेगा? Online students, how to identify that it is an ECG of PVC? क्यूआरएस नीचे ની સાઈડ જોવા મળે એમાં। नॉट एवरी टाइम होता है, अगर नीचे की तरफ है तो इजीली पता चल जाएगा कि चलो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो नीचे की तरफ है, तो कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं, इट ओनली मीन्स पीवीसी। बट एवरी टाइम जरूरी नहीं होगा कि एक नीचे की साइड होगा, तो फिर ऊपर की साइड से तो आइडेंटिफाई। आई विल गिव મલ્ટીપલ પણ જોવા મળે સમટાઈમ્સ એક સાથે व्हाट। બે ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ એક સાથે ओके મલ્ટીપલ બી જોવા મળે ओके એક ओके લાઈનમાં। ओके, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय बाईजेमिनी, ट्राइजेमिनी एंड क्वाड्रीजेमिनी? उसका मतलब क्या है, मुझे बोलो। तो बना पड़ी। એવરી तुमने जो સેકન્ડ हाँ हाँ, बोलो बोलो।
बाई जेमिनी मतलब एवरी सेकंड बीट पर पीवीसी जो आवाज है हाँ उनमें ट्राई जेमिनी मतलब एवरी थर्ड बीट पर पीवीसी आसे एंड एंड देन क्वाड्री जेमिनी एवरी फोर्थ बीट पर पीवीसी आसे ओके। सो एक बीट हो रही है हार्ट की, सो हर दूसरी बीट में अगर पीवीसी देखने को मिल रहा है, इट कुड बी डाउनवर्ड, इट कुड बी अपवर्ड, कोई भी हो सकता है, बट पीवीसी हो रहा है उसको हम बोलेंगे बाइजेमिनी। हर तीसरी बीट पर, एक दो एंड तीसरी बीट पर पीवीसी हो रहा है, फिर एक दो तीसरी बीट पर फिर से पीवीसी हुआ, फिर से एक दो तीसरी बीट पर फिर से पीवीसी हुआ, तो दैट इज ट्राइजेमिनी। हर तीसरी बीट पर पीवीसी हो रहा है। क्वाड्रिजेमिनी में मतलब 1 2 3 पीवीसी, 1 2 3 पीवीसी, हर फोर्थ बीट पर पीवीसी होगा, so that is quadrigemini. What do you mean by unifocal and multifocal? Okay, online students, what do you mean by unifocal and multifocal? યુનિફોકલ મીન્સ સેમ ડિરેક્શનમાં પીવીસી જોવા મળે And multifocal? ऑपोजिट डायरेक्शन ओके, यूनिफोकल में सेम डायरेक्शन में सारे पीवीसी है, वेदर इट इज बाई ट्राई क्वाड्री, जो भी पीवीसी है, इन बिटवीन हो रहा है, इट इज नॉट बाई ट्राई और क्वाड्री, रैंडमली हो रहा है, तो भी सब एक डायरेक्शन में होंगे, एक ही, इधर डाउनवर्ड और इधर अपवर्ड, एक ही डायरेक्शन में होंगे, दैट इज यूनिफोकल। मल्टीफोकल मतलब एक डायरेक्शन में नहीं होंगे, इधर मतलब दोनों होंगे, डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों देखने को मिलेंगे, मतलब एक जगह से करंट शूट नहीं हो रहा है, बहुत सारी जगह से, तो दैट इज व्हाई इट इज मल्टीफोकल। Okay, what do you mean by couplet? Pair? एक साथ બે પીવીસી Yes. जो जहां पर भी हो रहा है, इधर इट इज बाई ट्राई क्वाड्री, जहां पर भी हो रहा है, बट एक नहीं, दो बीवीसी है, बीवीसी की दो स्ट्राइक्स होगी, सो दैट इज कपलेट। व्हाट इज आर ऑन टी फेनोमेनन? तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज आर ऑन टी फेनोमेनन? માં ટી વેવ नहीं જોવા મળે तो क्या देखने को मिलेगा? इफ देर इज नो टी वेव देन व्हाट इज देयर? ऐसा तो होगा नहीं, पी क्यू आर एस देन फिर से पी क्यू आर एस। If T wave is not there, then what is there? तीन जगह पीवीसी है। हाँ, टी वेव की जगह पर नई आर वेव है, दैट इज पीवीसी है, सो दैट इज आर ऑन टी फेनोमेनन। व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ आर ऑन टी फेनोमेनन? अगर आपको कोई पेशेंट के अंदर ये आर ऑन टी फेनोमेनन देखने को मिल रहा है, सो क्या हो सकता है पेशेंट को? કાર્ડિયક અરેસ્ટ ફિબ્રિલેશન वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एंड विच इज वेरी फैटल। ओके, सो ये उसका डिस्क्रिप्शन है। नाउ टेल मी, आपके सामने ईसीजी स्ट्रिप है, तो कैसे पता चलेगा कि ये पीवीसी है? एक तो डिस्कस हो गया कि अगर डाउनवर्ड होगा तो इजी है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा देख के ही पता चल जाएगा, कोई भी नॉर्मल ईसीजी में डाउनवर्ड नहीं, सो देख के पता चल जाएगा कि ये पीवीसी है। बट व्हाट इफ अगर ऊपर की डायरेक्शन में हुआ, तो वो तो कैसे पता चलेगा? तो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज अ स्ट्रिप ऑफ पीवीसी, नॉट अ नॉर्मल रिदम? आप देखो बाकी सब कुछ नॉर्मल है, तो पता कैसे चलेगा कि ये पीवीसी है या नॉर्मल साइनस रिदम है या टैकीब्रेडी है, क्या है डिफरेंस, कैसे पता चलेगा? आपको ईसीजी स्ट्रिप इंटरप्रेट करनी होगी क्वेश्चन में, तो ऑप्शन में सब लिखा होगा। यस, जनरली टी વેવ ની પછી ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ શો થાય ઇફ ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ ટી વેવ કે એવા કોઈ પછી શો થાય ધેટ્સ મીન કે પીવીસી છે यस डेफिनेटली। सो अगर आपने देखा, आपको नॉर्मल नहीं लग रहा है, सो आपको सब चेक करना होगा, आपको सारी वेव्स चेक करनी होगी, पी फिर क्यू आर एस फिर टी, ये सब कुछ है। लेट मी शो यू प्रॉपर्ली अगेन। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मल्टीफोकल ईसीजी है, सो एक नीचे है, अभी ये एलिमिनेट कर दो, थिंक दैट इट इज नॉट प्रेजेंट, ये वाला है ही नहीं, ये पीवीसी है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? तो आपको देखना होगा केयरफुली, you have to mark like this, P R T, PQRS में PRT, then PRT, PRT, then ये हमने अभी एलिमिनेट कर दिया, ये है ही नहीं, सोचो
देन PRT, 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 एंड देन अचानक से ये कैसे आ गया? इट शुड बी P, लाइक सो ये जब नॉर्मल ना हो, बीच में कहीं पे भी स्पाइक हो जाए, दैट इंडिकेट्स इट इज द PVC। तो आपको ये पूरा देखना पड़ेगा ऐसे केयरफुली। अगर यहाँ पर T के बाद हो जाए और T की जगह पर हो जाए, P की जगह पर, कहीं पे भी जहां पर उसकी पोजीशन है आफ्टर P एंड बिफोर T, वहां पर नहीं है, उसके अलग जगह पर है, दैट मीन्स इट इज अ PVC। सो आपको ये प्रॉपरली देखना पड़ेगा, प्रॉपरली। ओके, अगर PVC होता है तो क्या करोगे? चलो, PVC क्यों हो सकता है? यस, जो भी कॉज है उसको ट्रीट करना है। PVC मतलब सिर्फ वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर आप कॉज ठीक कर दोगे तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं, राइट? सो व्हाट कुड बी द कॉज? क्या कॉजेस हो सकते हैं? hypocalemia, हाइपोकैलेमिया एंड दैट इज हाइपोकैलेमिया। देन hypoxemia, हाइपोक्सेमिया, सो बॉडी में ऑक्सीजन डेप्रिवेशन हो जाएगा, सो ज्यादा ओवरलोड के साइन एंड सिम्टम्स हार्ट को काम करना पड़ेगा, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अचानक से ये इम्बैलेंस हो सकता है। सो हाइपोक्सेमिया की वजह से, हाइपोकेलेमिया की वजह से PVC हो सकता है। अगर वो ही कॉज है तो वो हम ठीक कर देंगे तो PVC ठीक हो जाएगा। सो पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है, मेडिकेशन देनी है। अगर MI हुआ है, ऑलरेडी पेशेंट MI है, चलो बॉडी में कम जा रहा है बिकॉज कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है, मायोकार्डियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं मिला है, मायोकार्डियम काम नहीं कर पा रहे, तो बॉडी में भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। उन्होंने डिमांड किया, वी वांट मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट मायोकार्डियम ही ऑलरेडी डैमेज है, तो कैसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाएगा? सो पेट से पेशेंट को PVC होगा। सो MI को ठीक करने के लिए मेडिकेशंस दो, जो वेसल्स, कोरोनरी वेसल्स को डायलेट कर सके, ऑक्सीजन दो कि मायोकार्डियम को ज्यादा ऑक्सीजन मिले तो वो ज्यादा काम करे एंड बॉडी को मिल सके। व्हाट इज दिस रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट? Okay. If you identified that your patient is experiencing PVC है तो नोटिफाई तो करना पड़ेगा, बट व्हेन इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू नोटिफाई, जब पेशेंट को PVC के साथ साथ चेस्ट पेन हो रहा है, देन दिस इज इंडिकेशन ऑफ MI, जिसकी वजह से PVC हो रहा है। सो चेस्ट पेन हो रहा है, या तो PVC फ्रीक्वेंसी में बढ़ रहा है, मतलब द PVC इंक्रीजेज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब ओके, बट another sentence, પહેલા simple. ક્વોડ્રીજેમિનેટ હતું, અત્યારે બાયજેમિનેટ છે, તો ફ્રીક્વન્સી ઇન્ક્રીઝ થઈ। यस, पहले चलो ऐसा देखते हैं कि पहले रैंडमली हो रहा था, बीच बीच में कभी हो रहा था, फिर धीरे धीरे क्वाड्रीजेमी हो गया, क्वाड्रीजेमिनी हो गया, हर 4 बीट पर होना स्टार्ट हुआ, और अब तो इतना PVC बढ़ गया कि हर सेकेंड बीट पर PVC हो रहा है। सो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। सो ऐसा होता है, देन इट इज नॉट गुड। बार बार हो रहा है PVC। देन अगर मल्टीफोकल है, मतलब एक जगह से नहीं, बहुत जगह से करंट शूट हो रहा है, सो एक डायरेक्शन में नहीं है, बोथ डायरेक्शन है, दैट इज आल्सो नॉट गुड। And other thing that you have to for sure inform or notify the PSCP, that is on T wave, R on T wave। अगर R on T wave पर है, मतलब आपने PVC देखा, और वो PVC कब हो रहा था? अभी हमने जो ECG में देखा था वो R on T नहीं था, वो P की जगह पर हुआ था, बट T पर हो रहा है, that is not good because it could lead to ventricular fibrillation। So R on T phenomenon देखने को मिल रहा है आपको T wave पर, QRS के बाद immediately फिर से QRS हो गया, like that is R on T phenomenon। So this is not good, you have to for sure notify the PSCP। and अगर वो PVC अचानक से VT में कन्वर्ट हो गए, BT में स्टार्ट हो गया, तो भी आपको PHCP को इन्फॉर्म करना होगा। ओके, देन हमने देखा, नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के ECG कैसे पता चलेगा दैट इट इज एन ECG ऑफ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया?
हाउ टू आइडेंटिफाई द ईसीजी स्ट्रिप ऑफ वीटी? वीटी की ईसीजी स्ट्रिप कैसे पता चलेगा कि ये वीटी की ही है? only QRS complex हसे, no P wave, no T wave. नो पी वेव, नो टी वेव, और क्यूआरएस भी कैसे होंगे? माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे. यू कैन सी द ईसीजी, पूरा ऐसा 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 ईसीजी होगा. सो दैट इज वीटी. वीटी कुड बी पैरोक्सिज्म एंड सस्टेन्ड वीटी. मतलब पैरोक्सिज्म मतलब कैसे? सो ये पी क्यू आर एस है. टेल मी व्हाट इज पैरोक्सिज्म? मैंने कल एक्सप्लेन किया. पैरोक्सिज्म ऑफ 3 सेल्फ लिमिटिंग बिट्स और मोर, और इट कुड बी सस्टेन्ड. मतलब what do you mean by this sentence? VT कैसे हो सकता है? It could be like this. VT could be like this, paroxysm of 3 or more, and it could be sustained. दो में से कोई भी VT हो सकता है. तो मतलब क्या? What do you mean by this first type and second type? ये जो Sustained continuous rhythm हसे between. सस्टेन, ओके, ये जो नीचे वाला ईसीजी है वो कैसा है? ये पैरोक्सिज्म वाला है कि सस्टेन्ड है? नीचे ऑप्शन Sustained. सस्टेन है, बिकॉज कंटिन्यूअसली वीटी है. पैरोक्सिज्म में क्या होगा? तो Normal rhythm हसे પછી VT शो થશે every. हाँ, सो नॉर्मल रिदम हो रही है, पी क्यू आर एस टी ऐसे नॉर्मल है, और बीच में 1 2 3 4 5 ऐसे भी वीटी हो गए, फिर से वापस से नॉर्मल, फिर से वापस से वीटी. सो दिस इज 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट बीच बीच में वीटी हो रहा है. जैसे हमने आगे रेड पॉइंट में देखा कि पेशेंट को पीवीसी ऐसे हो रहा था, अचानक से ऐसे पीवीसी हुआ, फिर वीटी स्टार्ट हो गया बीच में. सो दिस इज नॉट गुड. वी हैव टू इन्फॉर्म द पीएससीपी. अचानक से वीटी स्टार्ट हो गया, सो दैट इज पैरोक्सिज्म. ओके. वीटी की वजह से कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, बिकॉज इतना ज्यादा अलग अलग जगह, एक ही जगह से, यहाँ पर एक ही फोकल पॉइंट है, एक ही एक्टोपिक, मतलब एक ही जगह से फोकस निकल रहा है, और इतना ज्यादा निकल रहा है कि 140 टू 250 टाइम्स वो करंट शूट हो रहा है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा ओवर में हार्ट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है. सो इट कुड लीड टू कार्डियक अरेस्ट. अब वीटी हो तो क्या करना है? इंटरवेंशन क्या करो? वीटी में क्या इंटरवेंशन करोगे? आपने देखा पेशेंट को ऐसा वीटी ग्राफ हो गया है, तो क्या करोगे? Antidystrythmics. ओके, सारे वीटी में सेम ट्रीटमेंट? वीटी की ट्रीटमेंट डिपेंड करती है ऑन द टाइप ऑफ वीटी. सो व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ वीटी? चलो, सस्टेन वीटी है सारे, मतलब कंटिन्यूअसली वीटी हो रहा है, बट उसकी भी कैटेगरीज हमने डिफाइन की है. व्हाट इज द फर्स्ट कैटेगरी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Normal pulse ने cardiac output पर normal हसे. हाँ, स्टेबल है, सस्टेन वीटी है बट स्टेबल क्लाइंट है. तो स्टेबल क्लाइंट, सस्टेन वीटी, वीटी सस्टेन है बट पल्स भी अच्छे से आ रही है पेशेंट की, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज नहीं हुआ है. सो ऐसे पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दोगे? Symptomatic. सिम्टोमेटिक, मतलब ऑक्सीजन देना है, एंटी डिसरिथमिक देना है, पेशेंट स्टेबल हो जाएगा. दूसरी कैटेगरी? Pulse हसे but cardiac output decrease थશે. हाँ, पेशेंट अनस्टेबल है, बीटी वाला, पल्स आ रही है बट कार्डियक आउटपुट अब डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, तो क्या करोगे? पल्स आ रही है, कार्डियक आउटपुट अब कम हो गया है. अगर आपने स्टेबल में नहीं किया किया पेशेंट को क्योर, तो इसीलिए ये पोजीशन आ गई कि पेशेंट की पल्स आ रही है बट अब कार्डियक आउटपुट कम हो गया है, तो क्या करोगे? Oxygen, then anti-dysrhythmic, हाँ, वो तो सेम होगा. cardioversion, हाँ, cardioversion shock, and बट then patient ने केवल ओके, लेट मी फिनिश. ऑक्सीजन एंटीडिजमिक तो फॉर श्योर दोगे, बट अगर पेशेंट की पल्स आ रही है, मतलब दो टाइप्स हो सकते हैं.
इधर पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव और अनरिस्पॉन्सिव, बिकॉज कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया तो शायद रिस्पॉन्स अच्छे से ना कर पाए, थोड़ा ड्राउजी हो जाए, राइट। और पेशेंट फुल्ली अवेक भी हो सकता है। सो दोनों सिचुएशन है, अलग अलग है, तो दोनों की इंटरवेंशन अलग अलग होगी। क्या करोगे इफ पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिव? तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कार्डियोवर्जन देना होगा, शॉक देना होगा। बट पेशेंट आपके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है, आपने अर्ली डायग्नोस कर दिया था कि कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है बट पल्स है, तो पेशेंट अभी भी आपकी बात समझ सकता है, पेशेंट अराउज है। सो कब CPR every 1 to 3 seconds. हाँ, कॉफ सीपीआर मतलब कॉफी कराવાનું विकृत यस, क्लाइंट को बोलना है इतना हार्ड कॉफ करना है, इतना जोर से, जितनी जान है उतनी जान निकाल कर खांसना है, कॉफ करना है every 1 to 3 seconds. So that is cough CPR. Okay. थर्ड कैटेगरी पेशेंट की वीटी की क्या होगी? Pulseless VT. पल्सलेस वीटी मतलब पल्स भी नहीं आ रही, कार्डियक आउटपुट तो ऑलरेडी डिक्रीज होगा, पल्स ही नहीं आ रही है तो सो ये पेशेंट कॉन्शियस तो बिल्कुल नहीं होगा। सो पल्सलेस वीटी का वाले क्लाइंट में क्या कर सकते हैं हम? CPR plus ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीआर ही देंगे, बिकॉज आपके पास डिफिब्रिलेटर रेडीली अवेलेबल नहीं होगा, तो फर्स्ट स्टेप सीपीआर होता है, देन डिफिब्रिलेशन करना पड़ेगा, डिफिब्रिलेट करना पड़ेगा पेशेंट को। फिर हमने देखा था वीफिब, वीएफ वीफिब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ईसीजी देख के कैसे पता चलेगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है? रिपीट इट। तो बच्चे एट्रियल फिब्रिलेशन है। You are mixing up all the things. Mountain Dew, atrial Ventri- fibrillation बनाओ। Mountain Dew, ventricular हाँ बोलो, सॉरी बोलो। ventricular vibration तो चले identical की wave के QRS complex नहीं है. ओके, सो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मतलब वेंट्रिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, यू कैन नॉट सी प्रॉपर पी वेव, क्यूआरएस पी, कुछ भी नहीं दिखेगा। पूरे ईसीजी में सिर्फ ऐसे वाइब्रेटरी वेव्स ही दिखेगी, माउंटेन लाइक नहीं। माउंटेन लाइक दिखे तो वो वीटी है, क्यूआरएस अच्छे से दिखे एंड वाइब्रेशन दिखे तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन है। दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे कि उसकी प्रॉपर नोट्स बनाना, कंफ्यूज नहीं हो जाना, वरना आपने नोट्स, आपको ऐसा याद रहा कि अगर वाइब्रेटरी वेव्स दिखती है तो दैट इज वीटी, और एग्जाम में वीटी करके आए तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा। सो नोट्स बना के प्रॉपर याद कर लो कि वीएफ में वाइब्रेटरी वेव्स दिखेंगे, ना क्यूआरएस दिखेगा, ना पी दिखेगी, ना टी वेव दिखेगा, सब कुछ ऐसे वाइब्रेटरी वेव्स ही दिखेंगे। बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी होगी, बड़ी बड़ी है तो वीटी होगी। सो ऐसे वैसे भी याद रहे, प्रॉपर नोट्स बना लो। ओके, वीएफ ज्यादा फैटल है, मतलब पेशेंट की जान जा सकती है विद इन 3 to 5 मिनट्स अगर आपने उसको नहीं बचाया। क्यों वो इतना ज्यादा फैटल है? Why it is fatal? अगर हम कंपैरिजन करें एट्रियल फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, दोनों फिब्रिलेशन है, दोनों में वाइब्रेशन ही हो रहा है, बट कंपैरेटिवली हम देखने जाए तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दैट इज मोर फैटल देन एट्रियल फिब्रिलेशन। व्हाई? हाँ, व्हाई? बट केवल एट्रियल फिब्रिलेशन में कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब भी बांध खुलेगा थोड़ा थोड़ा ब्लड तो अंदर कूल हुआ हुआ निकल जाएगा, पूरा नहीं निकल पाता है बट थोड़ा तो निकलेगा। सो कंप्लीटली कार्डियक आउटपुट बंद नहीं हो जाएगा। इसमें तो वेंट्रिकल्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स पंप करके भेजते थे ब्लड को, राइट, बट वो अभी सिर्फ वाइब्रेट हो रहे हैं, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग। तो फिर ब्लड निकलेगा भी कहाँ से बाहर? अगर चलो वाल्व्स ओपन भी हो गए, सेमिलुनर वाल्व्स, तो भी वो जाएगा कैसे ब्लड बाहर? सो देयर विल बी नो कार्डियक आउटपुट, कंप्लीटली बंद हो जाएगा, पेशेंट विल बिकम अनकॉन्शियस, देयर विल बी नो पल्स, नो बीपी, नो हार्ट साउंड, नथिंग विल बी देयर, सिर्फ वाइब्रेशंस हो रहे हैं। सो विद इन 3 to 5 मिनट्स अगर आपने कुछ इंटरवेंशन नहीं किया तो पेशेंट मर जाएगा। ओके, बट वीएफ होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो क्या करोगे?
पेशेंट अनकॉन्शियस हो ही गया है, पल्स देखोगे तो भी नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, सो इमीडिएटली स्टार्ट द सीपीआर, एंड सीपीआर देने के बाद डिफिब्रिलेटर। सो डिफिब्रिलेटर जब तक नहीं आता तब तक सीपीआर दोगे। डिफिब्रिलेटर आ जाता है तो आपके पास जो भी है, बाईफेजिक है तो 120 to 200 जूल सेट करके शॉक डिलीवर करना है, मोनोफेजिक है तो 360 जूल, जो भी डिफिब्रिलेटर है वो शॉक डिलीवर करना है। बट शॉक डिलीवर करते वक्त क्या ध्यान रखना होता है? What you have to, पेशेंट अवेयर कोई टच नहीं करवाना। यस, पेशेंट, आपने डिफिब्रिलेटर पकड़ा है तो आप भी पेशेंट के बेड को या पेशेंट को टच नहीं होने चाहिए, और दूसरा कोई भी टच किया ना हो, वरना जैसे आप पेशेंट को शॉक दोगे उसको भी शॉक लग जाएगा, उसको डिसरिथमिया हो जाएगा, वो मर जाएगा। सो मेक श्योर कि जब भी शॉक डिलीवर करते हो चेक करो 3 टाइम्स कि किसी ने छुआ तो नहीं है। तो उसके लिए सिंपल हॉस्पिटल में ऐसा यूज होता है वर्ड, आई क्लियर, ऑल क्लियर, एंड देन वी डिलीवर द शॉक। सो सब खिसक जाएंगे, कोई बेड से टच करके नहीं बैठेगा। एंड फिर से शॉक देने के बाद फिर से क्या करना है? ओके, पेशेंट की रिदम अभी भी नॉर्मल नहीं है तो सीपीआर देना है। पेशेंट उठ जाता है तो कंप्लीटली फाइन, बंद कर देना है। बट नहीं हो रहा है तो फिर से सीपीआर रिपीट करना है 2 मिनट तक, मतलब 5 साइकिल आप दोगे, 2 मिनट तक चलेगी 5 साइकिल, तो फिर से सीपीआर रिपीट करोगे, फिर से चेक करोगे कैसी वेव्स है कार्डियक मॉनिटर पर, एंड अगेन फिर से आप शॉक दोगे। डिफिब्रिलेटर भी जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें भी दिखती है वेव, सो फिर अगर आपको लग रहा है कि अभी भी ठीक नहीं है तो फिर से शॉक दो। तो ऐसे चालू रखना है, पूरे एफर्ट लगा देना है। आपने बहुत इंटरवेंशन की, शॉक दिया, चलो 3-4 बार शॉक दिया, 3-4 बार साइकिल चालू रखी, बट फिर भी पेशेंट नहीं उठता है, तब हम गिव अप करते हैं कि नाउ द पेशेंट इज डेड, वी आर नॉट एबल टू सेव द पेशेंट। तब बाकी हमें पूरे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। फिर एक बार पेशेंट पहले लाइक स्टेबल हो जाता है, जब भी हम सीपीआर देते हैं तब भी ऑक्सीजन देते हैं, एंड फिर पेशेंट को एंटी डिसरिथमिक देने होंगे, वरना 2-3 घंटे में फिर से वीएफ हो जाएगा तो क्या करोगे? फिर से यही सिचुएशन अराइज हो जाएगी, तो पेशेंट को एंटी डिसरिथमिक देने पड़ेंगे। ओके, फिर हमने सीपीआर की गाइडलाइंस देखी थी, हमें पता है सीए भी फॉलो करना होता है, 30:2 होता है, अगर 2 रेस्क्यूअर है तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। सो वी नो ऑल अबाउट सीपीआर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? मैम, हाँ, આપણે શોક ડિલિવર કરીએ તો એમાં બે શોકેબલ ને નોન શોકેબલ રિધમ હતી, તો એમાં નોન શોકેબલમાં એવું હતું કે પલ્સલેસ ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી, તો એમાં નહીં આપવાનું, તો એટલે ઇલેક્ટ્રિકલ પલ્સલેસ વીટીમાં આપવાનું, તો ઇલેક્ટ્રિકલ એક્ટિવિટી એટલે નોર્મલ રિધમ હોય, પલ્સ હોય બટ नो नो नो, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब आप उस वो पेशेंट का ईसीजी देखोगे ना तो आपको वीएफ जैसे वाइब्रेशंस नहीं दिखेंगे। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस में वाइब्रेशंस ज्यादा होते हैं बट पल्स नहीं होती। पल्सलेस वीटी में पूरा वीटी होता है बट पल्स नहीं होती। बट ये जो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, अगर आपने कोई पेशेंट ऐसा देखा होगा तो आपको मॉनिटर में इतने छोटे छोटे वाइब्रेशंस दिखेंगे कि कंप्लीट स्ट्रेट लाइन नहीं है, देयर इज वाइब्रेशन, बट उतने वाइब्रेशन से हार्ट काम नहीं कर पा रहा है, एंड देयर इज नो पल्स। गॉट इट? इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, एसिस्टोल नहीं होगा, बट कुछ एक्टिविटी होगी तो जिसमें हम शॉक नहीं दे सकते। इन एसिस्टोल एंड पीईए, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, वी हैव टू कंपल्सरी गिव द सीपीआर। તો ઓનલી વાઇબ્રેશન, તો પછી વીએફ માં બી તો ઓનલી વાઇબ્રેશન જ હોય ને? बट उतने ज्यादा भी वाइब्रेशंस नहीं होते, वीएफ के वाइब्रेशंस थोड़े बड़े होते हैं और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के वाइब्रेशंस थोड़े थोड़े ही होंगे। इट विल बी नियर टू एसिस्टोल बट नॉट कंप्लीटली एसिस्टोल। ઓકે મેમ, गॉट इट? हाँ यस मैम, थैंक यू। मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ। बीटी, बीटी के पल्स ऐसे होते हैं बड़े बड़े, लाइक वीएफ के ऐसे छोटे छोटे वाइब्रेशंस होंगे, राइट? देन पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसके उससे भी छोटे ऐसे छोटे छोटे वाइब्रेशंस होंगे, एंड ए सिस्टोल होगा वो स्ट्रेट। सो दिस इज द डिफरेंस। सो पीए एंड ए सिस्टोल आर नॉन शॉकेबल रिदम्स, उसमें हम डिफिब्रिलेट नहीं कर सकते। बट वीएफ वीटी है, पल्सलेस वीटी है, तो उसमें हमें शॉक देना होगा, डिफिब्रिलेशन करना होगा। एट्रियल फिब्रिलेशन में कार्डियोवर्जन देना होता है। सो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट? अंडरस्टूड नाउ? राइट इट डाउन। Okay, any other questions? No. Okay. So next है मैनेजमेंट ऑफ डिसरिथमियास। कोई भी डिसरिथमियास हो लाइक, तो कैसे मैनेजमेंट करना है? मेन मैनेजमेंट तो हमने ऑलरेडी देख लिया, स्पेसिफिक, बट ये जनरल मैनेजमेंट हम देखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, फिर हम ये नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।
Online students, please come back from break. Should we start now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's start with the management of dysrhythmias. So first है vagal maneuvers. What do you mean by vagal maneuvers? Vagal stimulation. ऐसा बहुत बार पढ़ लिया ना. Now you should get an idea. What do you mean by this? Maneuver. Maneuver का मतलब क्या होता है? कभी भी like for example आज मैं पण કરી દેજો. सॉरी. सो व्हाट वेयर वाज आई? ओके. हमने मैन्यूअर्स के बारे में बहुत जगह पर पढ़ा है. फॉर एग्जांपल ओवीजी में देखा था कि जब प्रेसिपिटेट स्लेवर होता है तो रीजन्स मैन्यूअर करते हैं. देन प्लासेंटा नहीं निकलता है तो भी कोई मैन्यूअर. मसाज करने के लिए भी मैन्यूअर. मैन्यूअर मैन्यूअर वर्ड बहुत बार यूज होता है. सो मैन्यूअर मतलब वी आर डूइंग समथिंग. हम कुछ कर रहे हैं, दैट इज मैन्यूअर, राइट? सो वेगल मैन्यूअर मतलब we are doing something, we are doing some action to stimulate the vagus response. vagus response का काम क्या है? vagus stimulation होगा तो क्या होगा? Heart rate drop. vagus हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा. सो डिसरिथमियाज हो गया है. डिसरिथमिया में आपने देखा कि बहुत ज्यादा शूट हो गया करंट तो हार्ट रेट बढ़ गई है, प्रॉब्लम हो गया है. सो वी आर स्टिम्युलेटिंग द वेगस रिस्पॉन्स की जिससे वो कंट्रोल हो सके. सो वेगल मैन्यूवर्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है वेगल मैन्यूवर्स induce the vagal stimulation of a cardiac conduction system and are used to terminate the supraventricular tachydysrhythmias. एसवीटी वीटी का ही एक सब टाइप है. सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, दैट इज एसवीटी. वीटी का ही सब टाइप है. सो जब ऐसे कुछ डिसरिथमियाज हो जाता है, एसवीटी हो जाता है, तो पेशेंट को टैकीकार्डिया हो जाएगा, राइट? एंड वी वांट कि वो टैकीकार्डिया कम हो. इतना ज्यादा हो गया, हमने देखा था नॉर्मल साइनस टैकीकार्डिया में क्या होता है, सिर्फ 180 तक जाता है. बट इतना ज्यादा ओवर में हो गया कि नॉर्मल साइनस टैकीकार्डिया में से एसवीटी हो गया, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो गया, 180 से भी बियॉन्ड चला गया. नाउ वी वांट टू रिड्यूस दैट. उसको बंद करना है, एसवीटी को टर्मिनेट करना है. तो हम करेंगे वेगल मैन्यूअर जिससे वेगल स्टिमुलेशन होगा. सो कैसे कर सकते हैं वेगल मैन्यूअर? एक तो है कैरोटिड साइनस मसाज. कैरोटिड साइनस मसाज हमने देखा था. कैरोटिड जो हमारी आर्टरी होती है वहां पर लाइक हमने देखा था बैरो रिसेप्टर्स और वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, राइट? सो वी आर मसाजिंग द कैरोटिड साइनस. यहाँ पर मसाज क्रिएट करेंगे. सो द क्लाइंट टर्न्स द हेड अवे फ्रॉम द साइड टू बी मसाज. दोनों साइड है कैरोटिड, तो हम राइट या लेफ्ट जो भी करें, जहां भी कर रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड पेशेंट टर्न हो जाएगा. लाइक वी आर इफ वी आर डूइंग ऑन राइट साइड, पेशेंट हैज टू टर्न ऑन लेफ्ट साइड. सो पेशेंट का हेड दूर कर देगा पेशेंट. Then the PHCP massages over one carotid artery for few seconds to determine whether a change in cardiac rhythm occurs or not. फिर PHCP डॉक्टर है वो मसाज करेंगे एंड मसाज करते वक्त ऑलरेडी पेशेंट कार्डियक मॉनिटर पर होगा तो चेक करेंगे. फ्यू सेकेंड्स तक मसाज किया, फिर देखा कि चेंज हुआ कुछ कार्डियक रिदम में, अभी कुछ चेंजेस हुए कि नहीं. द क्लाइंट मस्ट बी ऑन अ कार्डियक मॉनिटर. The client must be on a cardiac monitor and electrocardiography rhythm strip before, during and after the procedure should be documented on the chart. Okay. पेशेंट को जब भी हम ये कैरोटिड साइनस मसाज कर रहे हैं तो पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर पर रखना है. पता कैसे चलेगा हुआ कि नहीं हुआ? सो कंटिन्यूअसली कार्डियक मॉनिटर पर होगा. अब हमने ये मसाज किया, उससे पहले की एक स्ट्रिप निकालनी है, ईसीजी की स्ट्रिप. करते वक्त की एक स्ट्रिप निकालनी है. आपने देखा होगा कि कार्डियक जो डिफिब्रिलेटर होता है उसमें भी स्ट्रिप निकाल सकते हैं. कार्डियक मॉनिटर में स्ट्रिप नहीं निकाल सकती बट हमें निकालनी होगी ईसीजी स्ट्रिप. सो बिफोर डूइंग द कार्डियक साइनस मसाज एक स्ट्रिप निकालोगे, ड्यूरिंग मसाज एक स्ट्रिप निकालोगे एंड आफ्टर प्रोसीजर एक स्ट्रिप निकालोगे कि ये चेंजेस हुए. लाइक हैव अ डिफिब्रिलेटर एंड रिसक्सिटेटिव इक्विपमेंट अवेलेबल. हमने ट्राई किया कैरोटिड साइनस मसाज करने से वेगल रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होगा, टैकीडिसरिथमियाज है वो ठीक हो जाएगा, टैकीकार्डिया नॉर्मल हो जाएगा. बट व्हाट इफ ना हुआ तो?
दिस इज अ फेटल कंडीशन, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, दैट इज वीटी। तो वीटी की वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पेशेंट मर जाएगा। तो ऑलवेज डिफिब्रिलेटर, रिसक्सिटेटिव इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आप इमीडिएटली पेशेंट को बचा सकते हो। मॉनिटर वाइटल साइंस, कार्डियक रिदम एंड अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस फॉलोइंग द प्रोसीजर। अब आपने ये सिर्फ कैरोटिड साइनस से किया और ठीक हो गया पेशेंट, तो वाइटल साइंस मॉनिटर करो, कार्डियक रिदम मॉनिटर करो, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, वो सब प्रोसीजर के बाद मॉनिटर करना है। बट दिस इज अ वन थिंग दैट बाय स्टिमुलेटिंग by doing a carotid massage we can reduce the heart rate of patient, जो SVT जो है हम ठीक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वेल्सल्वा मैन्यूअर। वेल्सल्वा मैन्यूअर मतलब ये भी वेगल मैन्यूअर ही है, राइट? इससे भी वेगस नर्व ही स्टिमुलेट होगी। पहला हमने देखा कैरोटिड मसाज, दूसरा है वेल्सल्वा मैन्यूअर। वेल्सल्वा मैन्यूअर मतलब वेल्सल्वा मैन्यूअर मतलब there is only one Valsalva maneuver. Valsalva maneuver कितने हैं? एक ही है, जैसे कैरोटिड साइनस मसाज एक ही है, राइट? दोनों कोई भी एक ही मसाज है। सो Valsalva maneuver एक ही है मैन्यूअर। Yes or no? Tell me. It is written here in the first point. The PSCP instruct the client to bear down or induce a gag reflex to stimulate a vagus response. So first line का ट्रांसलेशन करें तो ऐसा बोल रहा है कि PSCP पेशेंट को बोलेगा कि bear down पुश करना है, लाइक प्रेशर आप कर रहे हो ड्यूरिंग डिलीवरी, जैसे मदर कैसे पुश करती है बेबी को, सो वैसे bear down एफर्ट्स लेने हैं, या तो गैग रिफ्लेक्स को इंड्यूस करना है, मतलब फिंगर इंसर्ट करके नोजिएटेड होना है। दोनों में वेगल रिस्पॉन्स स्टिमुलेट हो सकता है। सो सिर्फ ये दो ही टेक्निक है वेगल रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करने की, या इससे भी कोई और है? नो, બીજી પણ છે. यस, विच आर दे? कोई भी ऐसी चीज जिससे इंट्रा एब्डोमिनल थ्रू इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज हो। सो बलून ब्लो करना, कहीं पे भी, लाइक एक जो पेपर बैग होती है उसमें भी ब्लो करवाना और पेशेंट को इमीडिएटली सुपाइन पोजीशन दे देना। रेक्टम को इरिटेट करने की वजह से भी वहां पर वेगस नर्व ज्यादा होती है, तो वो भी स्टिमुलेट हो सकती है। सो देयर आर सो मेनी वेज टू स्टिमुलेट द वेगस नर्व, बट इसमें दो की बात हो रही है, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू दिस। ऐसा हम कर सकते हैं। सो पेशेंट को बोला है कि ऐसे डेफिकेट कर रहे हो या कुछ भी करके बियर डाउन प्रेशर ऐसे जनरेट करो, नहीं हो पा रहा है तो फिर गैग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट करना है, फिंगर इंसर्ट करके नोजिएटेड होना है। सो दोनों की वजह से वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी, हार्ट रेट ड्रॉप हो जाएगी। सो वी हैव टू मॉनिटर द हार्ट रेट, रिदम एंड ब्लड प्रेशर, तीनों चेक करना होगा। ऑब्जर्व द कार्डियक मॉनिटर फॉर चेंज इन रिदम, ये वेल्सल्वा मैन्यूअर करने के बाद चेंज होनी चाहिए, रिदम तो हो रही है कि नहीं वो मॉनिटर करना होगा। record an ECG strip during, मतलब before, during and after the procedure. ECG strip निकालनी है Valsalva maneuver करने से पहले, during the procedure and after the Valsalva maneuver. Provide a emesis basin if gag reflex is stimulated. Okay, हमने ये मेथड यूज किया गैग रिफ्लेक्स वाला, तो व्हाट इफ पेशेंट को वॉमिट ही हो जाए? सो बेसिन भी होना चाहिए, एमिसिस बेसिन, की पेशेंट को अगर वॉमिटिंग हो जाए गैग रिफ्लेक्स करते करते तो फिर वो कर सके वहां पर। एंड इनिशिएट अ प्रिकॉशन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, फिर ऐसा ना हो कि वॉमिटिंग की वजह से एस्पिरेशन हो जाए, तो वो भी ध्यान रखना होगा हमें। एंड हैव अ डिफिब्रिलेटर एंड रिसक्सिटेटिव इक्विपमेंट्स अवेलेबल, साथ में रखना ही है। अगर आपने वेल्सल्वा मैन्यूअर ट्राई किया बट वो असर ना करे, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास डिफिब्रिलेटर होना चाहिए, सो वो अवेलेबल होना चाहिए। गॉट इट? यस और नो? Yes. ओके, नेक्स्ट अब हमने जो भी डिफरेंस देखे हैं, कार्डियो वर्जन, डिफिब्रिलेटर, वो की बात कर रहे हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट कार्डियो वर्जन। व्हाट इज कार्डियो वर्जन? कार्डियो वर्जन इज अ सिंक्रोनाइज्ड काउंटर शॉक टू कन्वर्ट एन अनडिजायरेबल रिदम टू अ स्टेबल रिदम। जब पेशेंट को अनडिजायरेबल, जो अच्छी रिदम नहीं है, हम नहीं चाहते कि ये रिदम हो, जब ऐसी कुछ रिदम हो जाती है तब उसको स्टेबल रिदम बनाने के लिए हम कार्डियो वर्जन देते हैं। कार्डियो वर्जन एक सिंक्रोनाइज्ड काउंटर शॉक है। सिंक्रोनाइज मतलब प्रॉपर मेथड से वो डिलीवर होता है, रैंडमली कभी भी। डिफिब्रिलेटर में
हम चेस्ट पर पैड सप्लाई करके रेंडमली डिलीवर करते हैं। कार्डियो वर्जन क्या करेगा, वो एक स्पेसिफिक टाइम पर डिलीवर करेगा, रेंडमली नहीं डिलीवर करता। सो दैट इज द डिफरेंस। डिफिब्रिलेटर इज एन एसिंक्रोनाइज्ड शॉक डिलीवरिंग मेथड एंड कार्डियो वर्जन इज अ सिंक्रोनाइज्ड मेथड. Cardioversion can be an elective procedure performed by PHCP for a stable tachydysrhythmias resistant to medical therapy, or an emergent procedure for hemodynamically unstable VT or SVT, वेंट्रिकुलर या सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. ओके, कार्डियोवर्जन हम इलेक्टिव प्रोसीजर में भी कर सकते हैं. कोई पेशेंट को डिसरिथमिया का प्रॉब्लम है, बार बार हो रहा है, हमने उसको मेडिसिन स्टार्ट कर दी है एंटी डिसरिथमिक, बट वो भी इतनी ज्यादा असर नहीं कर रही है, तो फिर डॉक्टर इलेक्टिव करेंगे, लाइक 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपको कार्डियोवर्जन करेंगे. ऐसा इलेक्टिव प्रोसीजर भी हम कर सकते हैं, या तो इमरजेंसी में भी यूज कर सकते हैं, जब इमरजेंसी सिचुएशन हो, लाइक हमने देखा एट्रियल फिब्रिलेशन और उसमें. सो इमरजेंसी में भी हम कर सकते हैं जब पेशेंट अनस्टेबल हो जाता है. अनस्टेबल मतलब पल्स तो है बट कार्डियक आउटपुट कम हो गया था, उसमें हमने देखा था अगर वो पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो हम कार्डियोवर्जन देते थे. सो अनस्टेबल वीटी या एसवीटी है, तब भी हम इमरजेंसी सिचुएशन में विदाउट एनी इलेक्शन सडनली हम कार्डियोवर्जन दे सकते हैं. यू कैन सी द इमेज कार्डियोवर्जन कैसा होता है. ऐसा एक मॉनिटर होगा, मॉनिटर पैड पेशेंट को अटैच कर देंगे और पेशेंट वो मॉनिटर से कनेक्टेड होगा. देन वो मॉनिटर क्या करेगा, रेंडमली शॉक नहीं देगा, पेशेंट की ईसीजी नोट होगी एंड फिर वो शॉक डिलीवर करेगा. सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर इरेगुलर रिदम थी, यहाँ पर हो गया कार्डियोवर्जन, शॉक लगा, देखो रिदम पूरी एकदम चेंज हो, उसके बाद रेगुलर रिदम स्टार्ट. सो ये कार्डियोवर्जन है. A lower amount of energy is used than with the defibrillation. Defibrillation में जो हम एनर्जी देते हैं ना, अगर बाइफिजिक है तो 120 to 200 जूल्स, और मोनोफिजिक है तो 360 जूल्स हम देते थे शॉक. तो उसके कंपैरिजन में इसमें कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी. The defibrillator is synchronized to the R wave to avoid discharging the shock during the vulnerable T wave. Okay. अब ये जो डिफिब्रिलेटर है, इट इज अ काइंड ऑफ डिफिब्रिलेटर बट इट इज लिटिल बिट डिफरेंट. सो ये जो डिफिब्रिलेटर है उसको सिंक्रोनाइज करते हैं, और इसमें शॉक कब देंगे, फॉर एग्जांपल पेशेंट को एबनॉर्मल रिदम ऐसे हो रही है एंड वी वांट टू डिलीवर अ शॉक. ये मशीन खुद नहीं कर पाएगा, लाइक उसमें सेट हो जाता है बट हमें प्रेस करना होगा बटन, तभी शॉक निकलेगा, राइट. वी हैव टू प्रेस द बटन. सो हमने देखा था आर ऑन टी फेनोमेनन, मतलब क्यूआरएस के बाद टी वेव आनी चाहिए, उसकी जगह क्यूआरएस के बाद अगेन पीवीसी हो गया. सो इसकी वजह से वीएफ हो जाएगा, वो बहुत फैटल है. सो इसका एक फायदा क्या है, वो आर वेव टी वेव पे ऊपर नहीं कराएगा. सो जब भी पेशेंट को शॉक देना है तो वो शॉक देगा कैसे, या तो पी वेव्स के आसपास देगा या तो पूरी टी वेव कंप्लीट हो जाएगी फिर वो देगा, बट इट विल अवॉइड द शॉक ड्यूरिंग टी वेव. टी वेव के ऊपर शॉक नहीं देगा, वरना क्या हो जाएगा, हम नॉर्मल करने गए और अचानक से वीएफ हो गया. सो टू प्रिवेंट द वीएफ, ये डिफिब्रिलेटर ये इसी वजह से वो सिंक्रोनाइज है. और जो नॉर्मल रेगुलर डिफिब्रिलेटर है उसमें हम कभी भी दे सकते हैं, डायरेक्टली क्यूआरएस पर भी जा सकता है, टी पर भी जा सकता है, पी पर कहीं पे भी हो सकता है, उसमें सिंक्रोनाइज नहीं होगा. If the defibrillator is not synchronized, it could discharge on T wave and cause the VF. अगर synchronize नहीं होगा तो फिर वो कहाँ पर शॉक जा सकता है, सीधा T wave पर जाएगा. So QRS के बाद अगेन शॉक जाएगा तो फिर वो PVC जैसा हो जाएगा और फिर VF स्टार्ट हो जाएगा. So this is the benefit of cardioversion कि वो T wave पर शॉक डिलीवर नहीं करता है, वो सिंक्रोनाइज है, एंड सिंक करने के बाद जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे वो शॉक डिलीवर कर देगा. Got it? Understand? Online students, tell me, do you understand or not? Should I repeat it? मैम एक बार रिपीट करना. Okay. So cardioversion क्या है? Cardioversion is a kind of defibrillator जो हम इलेक्टिव बेसिस पर भी कर सकते हैं, इमरजेंसी में भी कर सकते हैं. वो एक सिंक्रोनाइज मैनर में शॉक देता है. सिंक्रोनाइज मैनर मतलब एक प्रॉपर रिदम में देता है, रेंडमली कभी भी शॉक नहीं दे सकते विद द हेल्प ऑफ कार्डियोवर्जन. दैट इज द मोस्ट एडवांटेज ऑफ कार्डियो यूजिंग अ कार्डियोवर्जन. सो कार्डियोवर्जन में एक डिवाइस होता है, मॉनिटर जैसा होता है, जिसको हम पैड से कनेक्ट करके रखते हैं, पैड अप्लाई कर देते हैं. देयर इज नो वे वी हैव टू ग्रैब द पैड, जैसे डिफिब्रिलेटर में ग्रैब करना पड़ता है, ऐसी जरूरत नहीं है, सिर्फ पैड अप्लाई कर देंगे, फिर मॉनिटर में पूरी एबनॉर्मल रिदम दिखेगी. अब हमें उसको सिंक्रोनाइज करना है, एक बटन दबा देना है, सिंक्रोनाइज का एक बटन आता है, वो दबा देना है. वो दबाने के बाद जैसे ही पेशेंट की क्यूआर टी वेव खत्म होगी वो शॉक दे देगा, बिकॉज ये जो कार्डियोवर्जन है वो टी वेव पर शॉक नहीं देता. टी वेव पर अगर शॉक दोगे तो अचानक से वीएफ हो जाएगा, बिकॉज टी
RONT फेनोमेनन हो जाता है अगर टी वेव पर शॉक लगता है तो। सो हमने बटन दबा दिया फिर ही वो शॉक देता है, अपने आप से नहीं दे सकता, वी हैव टू प्रेस द बटन, बट बटन दबाने के बाद भी इमीडिएटली शॉक डिलीवर नहीं होगा, हम तो रैंडमली बटन दबा देंगे ना, राइट, वी वांट टू डिलीवर द शॉक सो वी हैव प्रेस द बटन। बट ये जो डिवाइस है वो मॉनिटर करता है, जैसे टी वेव खत्म होगी फिर वो शॉक डिलीवर करेगा, इट विल नॉट डिलीवर द शॉक ऑन टी वेव टू प्रिवेंट VF। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, so this is about cardioversion. नेक्स्ट है ओके, प्री प्रोसीजर एंड ड्यूरिंग प्रोसीजर इंटरवेंशन क्या करोगे अगर कार्डियोवर्जन हमने किया है, इलेक्टिव प्रोसीजर है, चलो तो क्या करना है। तो इफ इट इज एन इलेक्टिव प्रोसीजर एंश्योर दैट इन्फॉर्म कंसेंट इज ऑब्टेन्ड, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि शॉक देते वक्त कुछ प्रॉब्लम हो गया तो डिसलिथमिया हो गया, पेशेंट मर गया, सो इन्फॉर्म कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर इलेक्टिव है तो हमने प्लानिंग किया है कि 2 दिन बाद या इस डेट को आपको कार्डियोवर्जन के लिए एडमिट होना है, ऐसे प्लान किया है तो। अगर इमरजेंसी है तो फिर कंसर्न लेने नहीं बैठेंगे। एडमिनिस्ट्रेट सिडेशन एज प्रिस्क्राइब, पेशेंट को माइल्ड सिडेशन देना होगा, वरना पेशेंट लाइक डिफिब्रिलेटर में क्या होता है, पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, आप उसको शॉक दोगे तो भी पता नहीं चलेगा, बट इसमें पेशेंट अवेक है और अवेक पेशेंट को शॉक लगेगा तो पेशेंट क्या रिएक्शन क्या होगा। सो टू प्रिवेंट द डिस्कम्फर्ट हम माइल्ड सिडेशन पेशेंट को सिडेट कर देंगे। If an elective procedure, hold the digoxin for 48 hours before pre-procedure as prescribed to prevent the post-cardioversion ventricular irritability. Okay. अगर पेशेंट डिजॉक्सिन ले रहा था तो पेशेंट का डिजॉक्सिन 48 आवर्स पहले होल्ड करना है अगर इलेक्टिव है तो। इमरजेंसी कर रहे हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, देना ही पड़ेगा, बट अगर इलेक्टिव है तो डिजॉक्सिन विद होल्ड करना है। बिकॉज क्यों होल्ड करना है उसका रैशनल है कि अगर डिजॉक्सिन चालू होगी तो लेटर ऑन आफ्टर गिविंग द कार्डियोवर्जन वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी हो सकता है। सो ये चीज याद रखना, क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना कि पेशेंट की इलेक्टिव कार्डियोवर्जन है या इमरजेंसी है। इमरजेंसी है सो देयर इज नो नीड टू विदहोल्ड, इलेक्टिव है तो विदहोल्ड करना पड़ेगा। इफ एन इलेक्टिव प्रोसीजर फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर, the client should receive anticoagulant therapy 4 to 6 week pre-procedure, and transesophageal echocardiogram echo should be performed to rule out clots in the atria prior to the procedure. Okay. अगर पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन का प्रॉब्लम है, बार बार हो रहा था, इसलिए पेशेंट को हमने एंटी डिसरिथमिक पर रख दिया। एट्रियल फिब्रिलेशन एट्रियल फ्लटर दोनों सेम है, नाम अलग अलग है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। इफ द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग एट्रियल फिब्रिलेशन तो डिसरिथमिया चालू है, उसके नॉर्मल एंटी डिसरिथमिक मेडिकेशन चालू है बट उतना ज्यादा असर नहीं कर रहा है, तो हमने इलेक्टिव कार्डियोवर्जन देने का सोचा। पेशेंट को हमने बोला कि आप इस दिन पर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना, वी विल गिव यू अ कार्डियोवर्जन, राइट। तो पहले से 4 से 6 वीक पहले से ही एंटीकोएगुलेंट दे दो, बिकॉज एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाता है। एंड जो प्रोसीजर करनी होती है उससे पहले हम TEE करेंगे, मतलब ट्रांस इसोफेजियल, इसोफेगस से एंडोस इकोकार्डियोग्राफी करेंगे, USG करेंगे हार्ट की। सो कोई भी क्लॉट होगी तो पता चल जाएगा, वरना क्या होगा, आप अगर शॉक दोगे कार्डियोवर्जन तो शॉक की वजह से वो क्लॉट डिस्क्लॉज हो जाएगी अगर ऑलरेडी प्रेजेंट होगी तो। हमने पहले से एंटीकोएगुलेंट दे दिया है बट फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना है, सो पहले से ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम कर लेंगे। दिस आर द प्री प्रोसीजर स्टेप्स। ड्यूरिंग द प्रोसीजर क्या करना होगा, ensure that the skin is clean and dry in the area where electrodes, hands of pads will be placed. Okay. पेशेंट को ध्यान रखना है कार्डियोवर्जन देते वक्त जो भी स्किन है एकदम क्लीन होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, जहां पर पैड्स हम अप्लाई करने वाले हैं, इलेक्ट्रोड पैड्स भी बोल सकते हैं, हैंड्स ऑफ पैड भी बोलते हैं, बिकॉज उसमें हैंडल नहीं होता। स्टॉप द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसीजर टू अवॉइड अ फायर हैजार्ड। ओके, हाँ पता है, डिफिब्रिलेशन देने के वक्त कार्डियोवर्जन शॉक देते हैं, शॉक में लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, अगर ऑक्सीजन चालू होगा तो आग लग सकती है। सो अगर कार्डियोवर्जन देने वाले हो तो immediately turn off the oxygen बंद कर दो। Be sure that no one is touching the bed or the client when delivering the counter shock. Check the entire length of client 3 times. सो मेक श्योर करना इसमें भी कोई पेशेंट को या पेशेंट के बेड को टच करके ना खड़ा हो, वरना उसको भी शॉक लग जाएगा। सो 3 बार चेक कर लो प्रॉपरली, किसी ने टच तो नहीं किया है, एंड सिंपल वी यूज जो हम मेथड यूज करते हैं वो करना है। नेक्स्ट, कार्डियोवर्जन दे दिया हमने पेशेंट को। आफ्टर कार्डियोवर्जन क्या करना है, प्रायोरिटी असेसमेंट इंक्लूड्स एबिलिटी ऑफ क्लाइंट टू मेंटेन द एयरवे एंड ब्रीथिंग। मेन हमारी प्रायोरिटी है ABC। सो मेन प्रायोरिटी असेसमेंट क्या है कि क्लाइंट का एयरवे कैसा है, क्लाइंट ब्रीथिंग कैसे कर रहा है, वो ध्यान रखना है।
resume the oxygen administration as prescribed. कार्डियोवर्जन कर देने के बाद अब ऑक्सीजन स्टार्ट कर दो. वाइटल साइंस चेक करो, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करो, बिकॉज हमने ऑलरेडी सीडेट किया था क्लाइंट को. कार्डियक रिदम अब चेक करो, नॉर्मल हुई कि नहीं. मॉनिटर फॉर इंडिकेशंस ऑफ सक्सेसफुल रिस्पॉन्स सच एज कार्डियोवर्जन टू साइनस रिदम, strong peripheral pulses, adequate BP and adequate urine output. अब ये इंडिकेशन है, ये साइन एंड सिम्टम्स है कि हमने जो कार्डियोवर्जन किया वो सक्सेसफुल गया. पता कैसे चलेगा? अब नॉर्मल साइनस रिदम स्टार्ट हो गई, अब भी पेरिफेरल पल्सेस भी अच्छी हो गई है, बिकॉज एट्रियल फिब्रिलेशन में वाइब्रेशन हो रहा था, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो पेरिफेरल पल्स भी नहीं होगी, बीपी भी कम हो जाएगा. बट अब पल्स एकदम स्ट्रांग हो गई है, बीपी भी अच्छा हो गया है, किडनीज तक परफ्यूजन भी अच्छे से हो रहा है, तो किडनी काम भी अच्छे से करे, यूरिन आउटपुट भी नॉर्मल है. सो ये ऑल दिस थिंग्स इंडिकेट दैट वी हैव डन अ सक्सेसफुल कार्डियोवर्जन. Assess the skin on the chest for evidence of burns from the edges of the pad. इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से कुछ पेशेंट्स में बर्न्स हो जाते हैं बॉर्डर्स पर ऐसे, तो वो चेक करो कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं. दिस आर द पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशंस. ओके, तो यहाँ तक हुआ कार्डियोवर्जन. आई होप you have understood what is the cardioversion. Make a note for the difference between cardioversion and defibrillator. Okay, next है defibrillator. defibrillator आपने देखा ही होगा आई गेस, और यूज किया है किसी ने defibrillator यूज? क्लोजली देखा है यूज करते वक्त, जब यूज किया था तब आप साथ में ही थे. ओके, प्रैक्टिस किया है defibrillator यूज करने के लिए? Okay, so let's study about defibrillation. Defibrillation is an asynchronous. वो cardioversion synchronous है, ये asynchronous है. So asynchronous counter shock used to terminate pulseless VT or VF. डिफिब्रिलेशन हम कब यूज कर सकते हैं? पल्सलेस वीटी एंड वीएफ में. पीए एंड एसिस्टोल होता है तो डिफिब्रिलेशन नहीं यूज कर सकते, राइट. सो शॉकेबल एंड नॉन शॉकेबल रिदम्स आपको पता होनी चाहिए, कब डिफिब्रिलेटर यूज करना है, कब नहीं करना है, कब कार्डियोवर्जन यूज करना है. यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स. सो ये हम पल्सलेस वीटी है तभी यूज कर सकते हैं. अनस्टेबल वीटी में कार्डियोवर्जन देते थे, पल्सलेस वीटी में डिफिब्रिलेशन एंड वीएफ में भी डिफिब्रिलेशन. सो डिफिब्रिलेटर इज चार्ज टू 120 to 200 जूल, अगर बाईफेजिक है तो इतना, और मोनोफेजिक है तो 360 जूल फॉर वन काउंटर शॉक. एक शॉक में इतना जूल एनर्जी होती है from the defibrillator. And then the CPR is resumed immediately and continued for 5 cycles or about 2 minutes. इमीडिएट मतलब दोनों में ऐसा ही होता है कि 5 साइकिल करो तो 2 मिनट लगेगी, पूरी 5 साइकिल सीपीआर के 5 साइकिल कंप्लीट करने में, जो 30:2 30:2 30:2 30:2 ऐसे 5 साइकिल करने में 2 मिनट तो आपको लग जाएगी. सो डिफिब्रिलेटर जो भी आप यूज कर रहे हो, वेदर मोनोफेजिक और बायफेजिक, अकॉर्डिंग टू दैट आपको जूल सेट करने होते हैं, शॉक देना होता है, एक ही शॉक, एक बार में एक ही शॉक देना है, एंड देन अगेन सीपीआर स्टार्ट कर देने हैं. 5 साइकिल पूरी करनी है जिसको 2 मिनट लगेंगे. देन रीअसेस द रिदम आफ्टर 2 मिनट्स. आपने 2 मिनट तक प्रॉपर सीपीआर दिया, फिर से चेक करो पेशेंट की रिदम कैसी है मॉनिटर पर. इफ अगेन इट शोज वीएफ और पल्सलेस वीटी, the defibrillator is charged to give the second shock at the same energy level previously used. पहले चलो हमने यूज किया था बाईफिजिक और हमने जूल सेट किया 180, 120 से 200 में कोई भी कर सकते, तो हमने 180 पर शॉक दिया. शॉक देने के बाद सीपीआर स्टार्ट किया, सीपीआर 2 मिनट तक दिया, फिर हमने फिर से चेक किया, अभी भी सेम वीएफ या वीटी है, पल्स वीटी, तो फिर से डिफिब्रिलेटर को चार्ज करेंगे 180 पर फिर से, एंड देन शॉक बटन दबाकर फिर से शॉक देंगे सेम एनर्जी लेवल पर जितना पहले दिया था. फिर से अगेन सीपीआर स्टार्ट कर देना है आफ्टर द शॉक एंड कंटिन्यू विद द लाइफ सपोर्ट प्रोटोकॉल. लाइफ सपोर्ट प्रोटोकॉल मतलब जो अम्बू बैग और वो सब है वो भी फिर से कंटिन्यू रखना है. सो ये साइकिल हम चालू रखेंगे जब तक पेशेंट स्टेबल नहीं हो जाता. अगर एक सिचुएशन देती हूँ, पेशेंट को हुआ था पल्सलेस वीटी, आपने देखा कि पेशेंट को पल्सलेस वीटी है, मतलब पेशेंट अनकॉन्शियस था, आपने इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट कर दिया जब तक टीम नहीं आ जाती. टीम आ गई, आपने 360 जूल वाला मोनोफेजिक यूज किया, 360 जूल पर शॉक दिया, शॉक देने के बाद फिर से सीपीआर स्टार्ट किया, एंड देन यू हैव नोटिस दैट देयर इज अ पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. छोटे छोटे वाइब्रेशंस ही है, बहुत छोटे छोटे. तो क्या करोगे आप? You have identified that patient is experiencing pulseless VT. आपने सीपीआर दिया, देन शॉक दिया, देन अगेन सीपीआर दिया, फिर चौथी बार शॉक देने का टाइम आया ना, अब फिर से शॉक देना होगा. बट आपने देखा मॉनिटर पर देयर इज अ पीई, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, तो क्या करोगे ऑनलाइन स्टूडेंट्स?
ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो क्या करोगे आप? कंटिन्यूस मेडिकेशन। कंटिन्यूस सीपीआर, बिकॉज पीईए में डिफिब्रिलेट नहीं कर सकते हम, पीईए और ए सिस्टम में सीपीआर ही देना है, तो फिर सीपीआर ही दो, डोंट गिव डिफिब्रिलेशन। ओके, अब एक दूसरी सिचुएशन, आपने देखा पेशेंट कोलैप्स हो गया है, आपने इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट कर दिया, जब तक डिफिब्रिलेटर नहीं आता तब तक आपने सीपीआर स्टार्ट कर दिया, डिफिब्रिलेटर आया तो अटैच किया पेशेंट को और उसमें दिखा कि पेशेंट को पीईए है, तो अब डिफिब्रिलेटर दोगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पेशेंट कोलैप्स हो गया था, आपने सीपीआर स्टार्ट कर दिया, रैपिड रिस्पांस टीम एक्टिवेट भी कर दी, वो लोग आ भी गए डिफिब्रिलेटर लेके, डिफिब्रिलेटर अटैच किया पेशेंट से, एंड डिफिब्रिलेटर में मॉनिटर जैसा दिखा आपको, देयर इज अ पीईए, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, तो कंटिन्यू सीपीआर। कंटिन्यू सीपीआर। अब सीपीआर देते देते पेशेंट को वीटी हो गया, चलो इट इज नॉट पॉसिबल बट अज्यूम लाइक पेशेंट को वीटी हो गया, तो आप सीपीआर दे रहे थे, पहले पता चला कि वो पीईए है, तो डिफिब्रिलेटर नहीं दिया, आपने सीपीआर कंटिन्यू रखा, यू आर कंटिन्यूइंग विद द सीपीआर, बट अब पेशेंट को आपने एक साइकिल पूरी हुई, 2 मिनट खत्म हुए, देन यू हैव अगेन मॉनिटर इन द डिफिब्रिलेटर कि अब कैसी रिदम है, देन यू हैव नोटिस दैट इट इज अ वीटी, तो टॉक देंगे। यस देन वी कैन डिफिब्रिलेट। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे समझ के रखो, ऐसे गोल गोल करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर कब हम कर सकते हैं कब हम नहीं कर सकते। ओके, सो ये सेम मेथड इसमें भी हमने स्टडी किया, तो वो फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू रिमेंबर, before defibrillating a client, be sure that oxygen support is shut off to avoid the hazards of fire. एंड बी श्योर दैट नो वन इज टचिंग द बेड और द क्लाइंट, ये दोनों चीज खास ध्यान रखनी है, वेदर यू आर गिविंग कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेटर। जब भी हम शॉक देते हैं, डिफिब्रिलेशन की जगह शॉक वर्ड यूज करो, जब भी हम शॉक देने वाले होते हैं क्लाइंट को, बिफोर गिविंग अ शॉक टू अ क्लाइंट, बी श्योर ऑक्सीजन बंद हो, रैशनल क्या है, फायर ना हो, इसीलिए सो ऑक्सीजन बंद होना चाहिए, एंड कोई भी पर्सन क्लाइंट को या क्लाइंट के बेड को टच करके खड़ा होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, यूज ऑफ पैड इलेक्ट्रोड्स। अब ये हो गया डिफिब्रिलेशन, और डिफिब्रिलेटर में पैड इलेक्ट्रोड्स कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। सो वन पैड इज प्लेस्ड एट द थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस to the right of the sternum, and other is placed at the fifth intercostal space to the left mid axillary line. Okay, let me show you the image. पैड कहां पर आप रखोगे, दोनों पैड चेस्ट पर सेम साइड ऐसे नहीं रख सकते साथ में, सो फर्स्ट पैड, वन पैड कहां पर रखोगे, ऑन द थर्ड इंटरकोस्टल ऑफ द राइट स्टर्नम। सो ये स्टर्नम है और यहाँ पर थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पर हमने रखा एक पैड। दूसरा पैड कहां पर रखना है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस बट नॉट एट द स्टर्नम, लेफ्ट मिड एक्सिलरी लाइन, एक्सिला मतलब आर्म पिट, उसकी मिड लाइन, सो सेंटर, आप देखो बैक मतलब बीच में है, सो फिफ्थ पोजीशन पर, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर, ऐसे बैक पर। तब हम काउंट करने नहीं जाएंगे, बट रेंडमली ऐसे अज्यूम कर देना है, एक चेस्ट पर रखोगे, अगर फीमेल है तो ब्रेस्ट टिश्यू पर नहीं रख सकते, वी हैव टू डिस्प्लेस द ब्रेस्ट टिश्यू, देन यू हैव टू प्लेस, ऊपर रखो या ब्रेस्ट टिश्यू ऊपर करके रखो, बट डायरेक्ट ब्रेस्ट टिश्यू पर नहीं रख सकते। सो हमने ऊपर रख दिया, ऊपर इजी रहेगा, सो हमने ऊपर रखा, एंड दूसरा मिड एक्सिलरी लाइन में, यहाँ पर थोड़ा फ्लैंक रीजन में आपको रखना होगा। So this is the correct placement of pad. Next, avoid placing pad directly over the breast tissue, medication patch or implanted device. Okay. Patient का, for example, patient कुछ मेडिसिन ले रहा है, like इंसुलिन का पैच है, या तो हॉर्मोनल्स के पैच आते हैं, राइट, पेशेंट फीमेल्स लेती है कॉन्ट्रासेप्टिव पैचेस, सो उसके ऊपर भी नहीं रख सकते आप, ब्रेस्ट टिश्यू पर भी नहीं रखना है, मेडिकेशन पैचेस पर भी नहीं रखना है, या तो कुछ डिवाइस इम्प्लांट किया है अंदर तो उसके ऊपर भी नहीं रखना है। पैड्स और हैंड्स ऑफ बाइफेजिक डिफिब्रिलेशन। ओके, अभी ऐसे भी डिफिब्रिलेटर आते हैं, हैंड्स ऑफ पैड, हैंड्स ऑफ पैड मतलब हैंडल नहीं होंगे, हैंडल होंगे तो हम ऐसे रख के पकड़ेंगे, बट हैंडल नहीं है, हमें सिर्फ उसको चिपकाना है, तो ऐसे बाइफेजिक वाला जो डिफिब्रिलेटर है उसके हैंड्स ऑफ पैड कैसे लगाएंगे, इट मे बी अप्लाइड एन एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन, और उसका दूसरा नाम है एपेक्स पोस्टीरियर पोजीशन। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब एक आगे एक पीछे होगा, एंड एंटीरियर में भी कहां पर, एपेक्स,
सो हार्ट का एपेक्स कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, दिस इज द एपेक्स, दिस इज द बेस, राइट। तो देखो एक एपेक्स पर लगाया हो और एक पीछे लगाया है, ये एंटीरियर पोजीशन है, ये पोस्टीरियर, तो उसको एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन भी बोलते हैं, एपेक्स पोस्टीरियर भी बोल सकते हैं, बोथ आर सेम। सो जब बाईफेजिक का हैंड्स ऑफ पैड वाला डिफिब्रिलेटर यूज करें तो ऐसे प्लेसमेंट करनी है हमें, ये चीज याद रखना है। अप्लाई फर्म प्रेशर of the firm pressure of at least 20 pound to each of the pads। अगर आप हैंडल वाला यूज कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि ऐसे एकदम लूज हाथ से पकड़ कर रख दिया, वी हैव टू अप्लाई अ प्रेशर, ऐसे प्रेशर 25 पाउंड जितना प्रेशर ऐसे पैड पर लगाकर रहना है। एंड बी श्योर दैट नो वन इज टचिंग द वेट ऑफ द क्लाइंट व्हेन डिलीवरिंग द काउंटर शॉक। बट ये प्लेसमेंट याद होनी चाहिए आपको। यस, वो पोर्टेबल डिफिब्रिलेटर सारे पोर्टेबल ही होते हैं, बट ये डिफिब्रिलेटर ऐसा होगा कि जिसके हैंडल नहीं, there will be no handle, there will be हॉस्पिटल में डिफिब्रिलेटर यूज करे છે એ પણ પોર્ટેબલ એમાં તો આપણે yes हैंडल આવે हाँ, अगर हैंडल वाला डिफिब्रिलेटर है तो उसको हमें बेस एंड एपेक्स, यस, सो थर्ड इंटरकोस्टल राइट साइड एंड फिफ्थ मिड एक्सिलरी लेफ्ट साइड हम ऐसे प्लेस करेंगे। बट इफ यू आर यूजिंग अ डिफिब्रिलेटर व्हिच डज नॉट हैव हैंडल, तो फिर पैड, सिर्फ पैड चिपकाना है तो उसमें ये पोजीशन नहीं कर सकते बेस एपेक्स, उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर या एपेक्स पोस्टीरियर पोजीशन फॉलो करनी है। Yes, yes, defibrillator, yes, understood? Okay. Next है AED. This is also a different type of defibrillator. So cardioversion, defibrillator and AED. AED नेम से ही पता चल जाएगा, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। सो ये जनरली एम्बुलेंस में होता है, अगर आपने देखा होगा तो पता होगा। सो एम्बुलेंस में ये यूज होता है AED। AED क्या है? एन AED इज यूज फॉर प्री हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट। पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ, एम्बुलेंस को बुलाया गया, वहां पर वो जगह पर कोई भी पर्सन को सीपीआर आता था, उसने सीपीआर दिया, अब एम्बुलेंस पहुंच गई, तो वहां पर हॉस्पिटल आने से पहले शॉक देना हो तो ये AED यूज होता है। AED में पेशेंट को, जो भी पर्सन शॉक देने वाला है उसको कुछ नहीं करना होता है, द पर्सन डज नॉट नो, एम्बुलेंस वाले को पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रैंडम पर्सन है उसको पता नहीं है कैसे शॉक देना है, कहाँ पर क्या करना है, सो वो सिर्फ पैड अप्लाई कर देगा। एंड the person does not have a knowledge, we have knowledge that we can defibrillate only in pulseless VT VF नहीं कर सकते, अगर PEA है, asystole है, atrial fibrillation है तो हम शॉक नहीं दे सकते, we know these things। but जो एम्बुलेंस में बचाने जा रहा है, every time it will be not necessary that एक नर्स होगी, तो फिर उसको तो पता नहीं है ना कि कब शॉक देना है कब नहीं देना है, और उसने अगर पीईए में शॉक दे दिया देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो इसीलिए ये ऑटोमेटेड डिफिब्रिलेटर अपने आप से सब करता है, इट इज ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक। सो लेट्स स्टडी व्हाट इज AED। एंड AED इज यूज्ड फॉर प्री हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट। हॉस्पिटल में आने से पहले जब होता है तब हम AED यूज करते हैं, बिकॉज हॉस्पिटल में तो नॉर्मल डिफिब्रिलेटर है ही। प्लेस द क्लाइंट ऑन अ फर्म ड्राई सरफेस। कहीं पर आप पहुंचे हो, imagine that you don't know anything, right, you don't have knowledge when to defibrillate and ऐसे assume करो। so आप वहां पर पहुंचे हो तो जब क्लाइंट है उसको एक फर्म हार्ड प्लेस पर सुला देना है, और वो ड्राई होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। टर्न ऑन द AED एंड फॉलो द वॉइस प्रॉम्प्ट्स। अब जो AED डिवाइस होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, उसको टर्न ऑन करो एंड वो आपको कमांड देगी क्या करना है, पैड कहाँ पर लगाना है। सो इट विल गिव यू द कमांड, place one pad at this place, place another pad in this place। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में नहीं, सिंपल टर्म्स में आपको कमांड देगी वो मशीन, और वैसे ही आपको करना है। लाइक सीटी स्कैन में कैसे कमांड्स आते हैं कि सांस इनहेल करो, होल्ड योर ब्रीथ, एक्सहेल, ऐसे कमांड्स मशीन देगी। प्लेस द इलेक्ट्रोड पैच इन द करेक्ट पोजीशन ऑन द क्लाइंट्स चेस्ट। सो जो भी कमांड दिया आपने उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पैचेस को अप्लाई कर दिया। नाउ स्टॉप द CPR। CPR अभी बंद कर दो बिकॉज अब शॉक देना है। Ensure that no one is touching the client to avoid a motion artifact during rhythm analysis। Okay, अब शॉक इमीडिएटली तो शॉक नहीं दे देगा मशीन, वो पहले डिटेक्ट करेगा कि पेशेंट की रिदम क्या है, फिर
मशीन को लगता है कि शॉक देना है तो मशीन देगी, मशीन को लगता है शॉक नहीं दे सकते तो मशीन नहीं देगी। बट अगर आप क्लाइंट को टच कर रहे होगे, मोशन में होगा क्लाइंट, तो मशीन प्रॉपर रिदम डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। दैट इज व्हाई वी हैव टू एंश्योर दैट नो वन इज टचिंग द क्लाइंट, कि जिससे क्लाइंट मोशन में ना हो। व्हाट इफ अगर सीपीआर चालू होगा तो क्लाइंट हिलता रहेगा, प्रॉपर डिटेक्शन नहीं हो पाएगा। सो टू अवॉइड मोशन आर्टिफैक्ट ड्यूरिंग रिदम एनालिसिस, देन मशीन विल एडवाइज वेदर शॉक इज नेसेसरी और नॉट। अब मशीन डिसाइड करेगी कि शॉक देना है कि नहीं देना है। शॉक्स आर recommended for pulseless VT and VF only. Usually 3 shocks are delivered. मशीन को पता है, जस्ट लाइक वी नो, मशीन को भी पता है कि शॉक सिर्फ पल्स VT एंड VF में ही दे सकते हैं, सब पोजीशन में शॉक नहीं दे सकते। सो मशीन ने डिटरमाइन किया कि पेशेंट को VF या VT है, पल्स VF या VT है, तो ही मशीन शॉक देगी। अगर मशीन को लग रहा है कि pulseless VF and VT नहीं है, VT and VF नहीं है, so machine will not deliver the shock. Machine will command you to continue the CPR. So CPR स्टार्ट करना है। Then शॉक इसमें 3 बार दिया जाता है। जैसे हम डिफिब्रिलेटर में खुद से हम देते हैं, लाइक पहले सीपीआर दिया, फिर शॉक दिया, फिर सीपीआर, फिर शॉक, फिर सीपीआर, फिर शॉक, ऐसे साइकिल से। सो ये मशीन क्या करेगी, एक बार शॉक देगी, फिर कमांड देगी स्टार्ट द सीपीआर। सो जो भी पर्सन वहां पर है वो सीपीआर स्टार्ट करेगा, फिर मशीन अपने आप फिर से शॉक देगी, फिर हमें सीपीआर का कमांड देगी तो सीपीआर देना है। सो ऐसे मशीन 3 बार शॉक दे सकती है। If unsuccessful, CPR is continued for 1 minute and then another series of shock is delivered. So ऐसे आपने नहीं हुआ बराबर तो फिर से CPR स्टार्ट करना है, फिर से एक दूसरी सीरीज शॉक की मिलेगी। सो ऐसे चालू रहेगा। बट ये मशीन ऑटोमेटिक सब करेगी, डिसीजन खुद लेगी, वेदर इट इज शॉकेबल रिदम और नॉन शॉकेबल। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट automated external defibrillator AED. नेक्स्ट है ऑटोमेटेड इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। सो इसमें सारे मिक्स है। इट इज ऑटोमेटेड, इट इज इम्प्लांटेबल, सो इनसाइड द पेशेंट्स बॉडी, इट इज कार्डियोवर्टर एज वेल एज डिफिब्रिलेटर। तो कार्डियोवर्जन भी है, डिफिब्रिलेशन भी है, ऑटोमेटिक भी है, इम्प्लांटेबल भी है। सो देयर आर सो मच ऑफ फीचर्स, इट इज हाईली एडवांस। सो व्हाट इज दिस, लेट्स स्टडी। An AICD monitors the cardiac rhythm and detects and terminates the episode of VT and VF by delivering 25 to 30 joules up to 4 times if necessary. हमने देखा एट्रियल फिब्रिलेशन में हम डिफिब्रिलेट नहीं कर सकते, VF VT में कार्डियोवर्जन नहीं दे सकते, राइट। सो एट्रियल फिब्रिलेशन हो तो कार्डियोवर्जन करना है, VT VF हो तो डिफिब्रिलेट करना है। व्हाट इफ पर्सन को कुछ भी रैंडमली हो रहा है, तो हमने ऐसा ही मशीन अंदर इम्प्लांट किया है, जो कार्डियोवर्जन की जरूरत हो तो कार्डियोवर्जन दे, डिफिब्रिलेशन की जरूरत हो तो डिफिब्रिलेट करे, राइट। सो दिस इज समथिंग एडवांस मशीन। सो एआईसीडी क्या करता है, कार्डियक रिदम को मॉनिटर करता है, इम्प्लांटेबल है, सो अंदर ही होगा, वो डिटेक्ट करता रहेगा पेशेंट की हार्ट रेट कैसी है, रिदम कैसी है। तो उसने रिदम मॉनिटर की, एंड अगर VT-VF होने वाला हो तो वो टर्मिनेट कर देता है VT-VF को। कितना एनर्जी से झूल देता, शॉक देता है, तो 25 to 30 जूल्स जितना ही शॉक लगता है पेशेंट को, और 4 बार लग सकता है, अप टू 4 टाइम्स मैक्स, उससे ज्यादा वो नहीं दे सकता है। अगर जरूरत पड़े, किसी को एक बार में ही ठीक हो जाए तो एक बार में ही खत्म हो जाएगा, बट ना ठीक हो तो वो 4 बार शॉक दे सकता है जरूरत पड़े तो। And AICD is used in client with episode of spontaneous VT, VF unrelated to an MI, or in client whose medication therapy has been unsuccessful in controlling life-threatening dysrhythmias. ये कौन से पेशेंट में हम यूज करेंगे AICD, तो ऐसे पेशेंट है जिसको बार बार स्पॉन्टेनियसली अचानक से VT VF हो जाता है, MI भी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अचानक से उसको कुछ ऐसे नोट रिदम में, कंडक्शन में ही प्रॉब्लम है और उसको हो जाता है। मेडिकेशंस भी ले रहा था पेशेंट एंटी डिसरिथमिक, बट उससे भी कुछ असर नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं कर पाए, इसीलिए ये डिवाइस हमने यूज किया। लेट मी शो यू फिगर कैसा होता है। सो ये जो होता है मॉनिटर, वो हम चेस्ट में रखेंगे, यूजुअली लेफ्ट साइड पर ही हम रखते हैं। उसमें से वायर्स निकलेंगे, 2 वायर होते हैं। एक वायर कहाँ पर होगा, एट्रिया में होगा। वन इलेक्ट्रोड will be in atria and one electrode will be in ventricle. So atria में एक टच होगा, दूसरा ventricle में टच होगा, एंड वो डिटेक्ट करेगा कैसी है, नॉर्मल रिदम है कि नहीं है, एबनॉर्मल लगेगी तो इमीडिएटली शॉक डिलीवर कर देगा, तो फिर हार्ट वापस से नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड क्यों ये दोनों है, कार्डियोवर्जन एंड डिफिब्रिलेशन। कार्डियोवर्जन एंड डिफिब्रिलेटर का डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या था जो हमारे लिए एडवांटेज था, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस।
What is the difference? What do you mean by that? क्या रे नहीं करे मेन? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मेन डिफरेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत यूजफुल है? कार्डियोवर्जन एवरी फीमेल में डिटेक्ट करेगा शॉक आपसे। हाँ, और डिफिब्रिलेटर में ऐसा नहीं होता है। सो हमने ये यूज किया तो उससे क्या बेनिफिट हुआ? पेशेंट की हार्ट रेट डिटेक्ट होगी और ये मशीन अपने आप से टी वेव पर शॉक नहीं जाने देगा, सो पेशेंट को कुछ होगा नहीं। सो दैट इज व्हाई इट इज बेनिफिशियल। उसमें कार्डियोवर्जन डिफिब्रिलेशन दोनों है। ओके, ट्रांसवीनस इलेक्ट्रोड लीड्स आर प्लेस्ड इन द राइट एट्रियम। आप देखो कि जो डिवाइस है, मशीन है, उसकी इलेक्ट्रोड्स वेन्स में से डाली है, राइट? यू कैन सी हियर, ये वेन है, उसके अंदर से इंसर्ट किया है। सो transvenous electrodes are placed in the right atrium and right ventricle in contact with the एंडोकार्डियम। वो पूरे इलेक्ट्रोड्स एंडोकार्डियम को टच कर रहे हैं, वैसा रखा हुआ है। लीड्स आर यूज फॉर सेंसिंग। ये लीड्स का काम क्या है? सेंस करना कि रिदम कैसी है, पेस करना, मतलब नॉर्मल स्पीड पर मेंटेन करना, कैसी पेस है उसकी, स्पीड क्या है, एंड डिलीवरी ऑफ अ कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन अकॉर्डिंग टू द नीड। सो अकॉर्डिंग टू द नीड वो कार्डियोवर्जन देगा या डिफिब्रिलेशन देगा। The generator is most commonly implanted in the left pectoral region। ये pectoral region में जो जनरेटर होता है उसका, वो लेफ्ट साइड ही हम इसको कॉमनली वहां पर ही प्लेस करते हैं। क्लाइंट एजुकेशन। अब यू नो अबाउट AICD, क्या है, इम्प्लांट किया है, बट जो भी पर्सन को AICD इम्प्लांट किया है लाइफ लॉन्ग उसको AICD के साथ रहना होगा, तो उसको क्या एजुकेशन दोगे, क्लाइंट को क्या ध्यान रखना होता है, वो हम देखते हैं। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट इन द बेसिक फंक्शन ऑफ AICD। AICD का काम क्या है वो उसको सिखाना है। द पर्सन इज नॉट मेडिकल पर्सन, राइट? तो हम उसको सिखाएंगे कि उसका काम क्या है, वो ऐसे डिटेक्ट करेगा, फिर आपको शॉक देगा, नॉर्मल आपको बचा के रखेगा, ऐसा आप फंक्शन, बेसिक फंक्शन समझाओगे। Know the rate cut off, know the rate cut of the AICD and number of consecutive shock that will be delivered। पेशेंट को बोलना है कि कितने, मतलब जोर से शॉक लगेगा एंड कितनी बार लग सकता है। 25 to 30 जूल जितना शॉक ही लगेगा, बहुत मेजर शॉक नहीं लगेगा, एंड 4 टाइम वो दे सकता है शॉक। Wear loose fitting clothing over the AICD generator site। ओके, AICD पेक्टोरल एरिया में हमने रखा है, राइट? सो पेशेंट को बोलना है कि जो भी कपड़े पहनते हो वहां से फिट, टाइट फिटिंग नहीं होने चाहिए, खास करके फीमेल्स अलग अलग क्लोथ्स आते हैं, सो ऐसे नहीं पहने कि जहां पर टाइट ज्यादा हो जाए। लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने ओवर द जनरेटर साइट। Instruct the client on activities to avoid, including contact sports to prevent the trauma to the AICD generator and lead wires। yes, पेशेंट को बोलना है कुछ एक्टिविटीज अवॉइड करनी है, स्पेसिफिकली कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स। कॉन्टेक्ट स्पोर्ट मतलब बॉक्सिंग है, ऐसी मारा मारी वाली है कि पेशेंट को लग जाए। सो व्हाट इफ सीधा इंजरी हो जाएगी जनरेटर पर, तो लीड्स और जनरेटर डैमेज हो सकते हैं, तो ऐसे स्पोर्ट्स अवॉइड करना है। रनिंग, साइकिलिंग, वो सब की बात नहीं हो रही है, बट ऐसे स्पोर्ट जिसमें इंजरी हो सकती है। रिपोर्ट एनी फीवर, रेडनेस, स्वेलिंग और ड्रेनेज फ्रॉम द इंसर्शन साइट। जहां पर हमने जनरेटर जो रखा है वहां पर रेडनेस हो गया है, स्वेलिंग हो गया है, कुछ ड्रेनेज हो रहा है, पेशेंट को फीवर आ रहा है, सो दिस इंडिकेट्स इन्फेक्शन, तो वो तुरंत रिपोर्ट करना होगा पेशेंट को, ऐसा सिखाओगे। रिपोर्ट सिम्टम्स ऑफ फेंटिंग, नोजिया, वीकनेस, ब्लैकआउट्स एंड रैपिड पल्स रेट टू द PSAP। पेशेंट को बोलना है कि अगर आप फेंटिंग हो रहे हो, चक्कर आ रहे हैं, नोजिएटेड लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, पूरा ब्लैकआउट हो गया, मतलब एकदम से काला काला हो गया आंखों के सामने, पल्स रेट एकदम रैपिड हो गई, so ऐसा कुछ भी हो रहा है तो इमीडिएटली PSAP को नोटिफाई करना है। ड्यूरिंग द शॉक डिस्चार्ज द क्लाइंट मे फील फेंट और शॉर्ट ऑफ ब्रीथ। ओके, क्लाइंट मस्त शांति से जा रहा था, उसके हार्ट में VTVF हो गया, जनरेटर ने डिटेक्ट कर दिया VTVF हो रहा है, सो उसने तो शॉक डिलीवर कर दिया। सो पेशेंट तो चलते चलते अचानक फेंट हो जाएगा। सो पेशेंट को बोलना है कि जब शॉक लगेगा, शॉक डिस्चार्ज होगा, तब आप फेंट फील करोगे एंड थोड़ा डिस्निक फील होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ शॉक। Instruct the client to sit or lie down if shock is felt and to notify the PSAP। So immediately पेशेंट को लगे कि शॉक डिलीवर हुआ है, सो अचानक से चक्कर आ जाए तो जो भी जगह मिले बैठ जाओ, बैठ जाओ या सो जाओ, सिट डाउन और लाई डाउन इमीडिएटली। एंड फिर PSAP को नोटिफाई भी करना है कि मुझे ये टाइम पर शॉक हुआ था, आई एक्सपीरियंस द शॉक। Advise the client to maintain a log of date
time, activity preceding the shock, the symptoms preceding the shock and post shock sensation. So पेशेंट को बोलना है एक डायरी मेंटेन करनी है। वो डायरी में क्या लिखना है, कौन सी डेट पर आपको शॉक लगा था, कौन से टाइम पर आपको शॉक लगा था, क्या एक्टिविटी कर रहे थे शॉक लगने से पहले। सो डॉक्टर्स को आइडिया आ जाएगा कि हर बार ये एक्टिविटी क्लाइंट करता है तो उसको VTVF हो जाता है और वो जनरेटर डिटेक्ट करके शॉक देता है। सो हम वो अवॉइड कर सकते हैं। सो एक्टिविटीज क्या कर रहे थे बिफोर शॉक, सिम्टम्स क्या हो रहे थे बिफोर शॉक, एंड शॉक लगने के बाद कौन से सेंसेशन आए सिम्टम्स में, वो सबकी एक डायरी नोट करनी है। सो डॉक्टर को पता चले कि पेशेंट को कब VTVF हो जाता है, क्या होता है, पूरा सिचुएशन अंडरस्टैंड करने में इजी। Instruct the client and family in how to access the emergency medical system. पेशेंट को, पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को भी सिखाना है कि मेडिकल ऐसी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तब क्या करना है, हाउ टू एक्सेस द हेल्प, इमरजेंसी मेडिकल हेल्प कैसे लेनी है, एंड एनकरेज द फैमिली मेंबर्स टू लर्न द CPR। अगर चलो पेशेंट का जनरेटर खराब हो गया, टेक्निकल इश्यूज है, ऐसा हो नहीं सकता बट हो गया, तो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को CPR आता होगा तो वो पेशेंट को बचा पाएंगे ना। सो पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को एनकरेज करना है कि CPR सीख लो। Instruct the client to avoid electromagnetic fields directly over the AICD because they can inactivate the device. Yes, आपने देखा होगा डीमार्ट और एयरपोर्ट कहीं पे भी ऐसे डोर्स होते हैं जिससे अंदर से हमें पास होना होता है, जो डिटेक्ट करते हैं कुछ मेटल का, राइट। सो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर पेशेंट उसके अंदर से चला जाएगा तो वो जो जनरेटर है वो बंद हो जाएगा, पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा कि वो बंद हो गया है। एंड फिर उसके बाद पेशेंट को अगर VTVF हुआ तो जनरेटर तो बंद हो गया है, तो वो पेशेंट को बचा नहीं पाएगा। सो इसीलिए पेशेंट को बोलना है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पर नहीं जाना है बिकॉज उससे डिवाइस इनएक्टिवेट हो जाएगा। सो आपने देखा होगा कहीं पर भी जो पेस मेकर वाले और AICD वाले होते हैं ना, तो उसमें से नहीं जाते, वो बोलते हैं कि मेरा इम्प्लांट किया हुआ है, तो उनको रेगुलरली विदाउट दैट चेकिंग उनको भेजते हैं। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इमीडिएटली इफ बीपिंग टोन्स आर हर्ड एंड टू नोटिफाई द PSCP। ओके, चलो पेशेंट कहीं पर गया, पेशेंट को भी पता नहीं था कि यहाँ पर ऐसा चेकिंग के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाला है, पेशेंट को पता ही नहीं था, वहां पर कोई गार्ड कुछ नहीं था, पेशेंट तो अचानक से एंटर हो गया। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आया, उसके जो जनरेटर था उसमें बीपिंग साउंड हुआ, साउंड क्रिएट हुआ। सो इमीडिएटली जैसे ही साउंड सुन रहे थे, खिसक जाना है पहले वो जगह से, बिकॉज इट इंडिकेट्स कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। एंड फिर इमीडिएटली PSCP को नोटिफाई करना है, बंद हो गया होगा मशीन तो हॉस्पिटल जाके उसको वापस से ठीक करना पड़ेगा, ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। सो इमीडिएटली PSCP को तो नोटिफाई करना है, बट वहां पर एट दैट टाइम वहां से मूव हो जाना है। कीप एन AICD आइडेंटिफिकेशन कार्ड इन द वॉलेट एंड ऑब्टेन एंड वियर अ मेडिकल ड्रेस। यस, ऐसे भी कोई एयरपोर्ट पर, फॉर एग्जांपल ऐसे ही कोई एयरपोर्ट पर जाए और बोल नहीं सकता कि मेरा इम्प्लांट किया हुआ है, सो आई कैन नॉट मूव फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वैसे तो हर कोई अंदर चला जाएगा, सो उसको कार्ड रखना होता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले भी कार्ड मांगते हैं कि इफ यू हैव अ AICD और पेसमेकर, शो मी योर कार्ड इफ यू हैव द डिवाइस। सो उसको ऑलवेज वो आइडेंटिफिकेशन कार्ड वॉलेट में रखना पड़ता है, या तो वो मेडिकल ड्रेस पहन सकता है, उसमें लिखा हुआ होगा कि उसको AICD या पेसमेकर इम्प्लांट किया हुआ है। Inform all the PSCPs that an AIC has been inserted. Certain diagnostic tests such as MRI and procedures using diathermy electrocautery interfere with AICD function. वो कोई भी हॉस्पिटल में जाए, जहां भी जाए, सारे डॉक्टर्स को उसको बोलना होगा कि मुझे AICD इम्प्लांट किया हुआ है। सो वो कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं करवा सकता, लाइक MRI नहीं करवा सकता। डायथर्मी और इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन से सर्जरी होती है, आपने देखा है, बर्न इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, कोई भी सर्जरी है, लाइगेशन की या रिमूव करने की सर्जरी होती है, आपने देखा होगा मिनिमली इन्वेजिव लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कुछ बर्न कर ऐसे रॉड इंसर्ट करेंगे और उसमें से करंट जनरेट होता है तो वो बर्न हो जाता है, दैट इज डायथर्मी और इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन सर्जरी। सो वो भी यूज नहीं कर सकते, वो पेशेंट में वो सर्जरी नहीं कर सकते बिकॉज वो सर्जरी की वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट ही है। सो AICD का फंक्शन खराब हो सकता है। सो ये सब कुछ अवॉइड करना है, ऐसा पेशेंट को सिखाओगे। अंडरस्टैंड? Yes or no? Online students? Okay. Next topic है pacemaker, but it is so lengthy. लंबा है, कल देखेंगे, आज नहीं कंप्लीट हो पाएगा, आधा नहीं करना है। Okay, so let's do a quick revision. आज हमने क्या देखा? So we have studied today management of dysrhythmias. Dysrhythmias को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो उसका एक है वेगल मैन्यूवर्स। मैन्यूवर्स करके, तो उसमें दो चीजें हैं,
कैरोटिड साइनस मसाज एंड वाल्सल्वा मैन्युअल। दोनों से होगा क्या, वेगस नर्व ही स्टिमुलेट होगी, पेशेंट की जो एसवीटी वाली जो कंडीशन है जिसमें हार्ट रेट ज्यादा हो जाती है वो कम हो जाएगी। कैरोटिड साइनस मसाज में क्या होता है, कैरोटिड साइनस पर मसाज क्रिएट करने से हार्ट रेट डाउन हो जाएगी। वाल्सल्वा मैन्यूअर में बहुत सारे वाल्सल्वा मैन्यूअर्स परफॉर्म कर सकते हैं, पेशेंट को बियर डाउन करवा सकते हैं, गैग रिफ्लेक्स, ब्लोइंग है, बहुत सारी है। ऐसा कुछ भी करना है कि जिससे थोरेसिक प्रेशर इंक्रीज हो सके एंड एब्डोमिनल प्रेशर भी इंक्रीज हो, ऐसा कुछ करवाना है। रेक्टम से भी आप स्टिमुलेट कर सकते हो, बट कुछ भी करके हमें वेल्सल्वा मैन्यूअर करना है, वेगल रिस्पॉन्स जनरेट करना है कि जिससे बीपी और हार्ट रेट कम हो जाए। फिर हमने दूसरा ये टॉपिक है जिससे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं डिसरिथमियास की, सो उसमें था कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन इज अ टाइप ऑफ डिफिब्रिलेटर, द मेन डिफरेंस इज इट इज सिंक्रोनाइज्ड। सो हम बटन प्रेस करेंगे तभी शॉक डिलीवर होगा, बट वो शॉक देख के देगा, टी वेव पर शॉक नहीं देगा। टी वेव पर शॉक दोगे तो पेशेंट को वीएफ हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ये मशीन अच्छे से देख कर आफ्टर टी वेव, सो वो अवॉइड करेगा कि टी वेव पर शॉक ना जाए, बट वो अपने आप नहीं दे सकता लाइक एडी। हमें बटन दबाना होगा एक बार, फिर वो अपने आप देगा। विदाउट प्रेसिंग द बटन इट कैन नॉट डिलीवर द शॉक, बट टू डिलीवर द शॉक हम बटन दबा देंगे। अगर हमने अभी बटन दबाया है एंड एट दैट टाइम देयर वाज अ टी वेव, तो फिर वो मशीन शॉक नहीं देगा, जैसे ही टी वेव कंप्लीट होगी फिर वो शॉक देगा। सो आफ्टर प्रेसिंग द बटन वो अपने आप से डिटेक्ट करके अवॉइड करेगा कि टी वेव पर शॉक ना हो, तो वीएफ ना हो सके। फिर उसके प्री प्रोसीजर इंटरवेंशन देखे, ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें क्या करना है, पैड्स कैसे रखना है वो सब हमने देखा, कुछ कोई टच नहीं करना चाहिए। एंड पोस्ट प्रोसीजर इंटरवेंशन हमने देखी कार्डियोवर्जन। फिर हमने देखा डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर एसिंक्रोनाइज है, कभी भी लाइक हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि टी वेव पर नहीं देना है, पी वेव पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, रैंडमली जैसे ही आप प्रेस करोगे शॉक डिलीवर हो जाएगा। उसमें दो टाइप के डिफिब्रिलेटर आता है, मोनोफिजिक बाइफिजिक, दोनों के जूल्स के अकॉर्डिंग उसके अलग अलग नाम है। देन एक बार में एक ही शॉक दे सकते हैं, फिर से सीपीआर करना होगा, फिर से शॉक, फिर से सीपीआर, ऐसे करके हम दे सकते हैं। यू शुड नो व्हाट आर शॉकेबल रिदम्स एंड व्हाट आर नॉन शॉकेबल, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट? ऑक्सीजन है तो बंद कर देना। क्यों? Online students, what is this very important point? Online students, what is this very important point? ક્લાયન્ટને ડિફિબ્રિલેટ કરતા પહેલા એ શો કરવાનું કે ઓક્સિજન શટ ઓફ કરેલો છે અને એટલા માટે કરવાનું કે એનાથી આપણે ફાયર અવોઇડ કરી શકીએ, કોઈ હેઝાર્ડ ઇન્સિડન્ટ્સ એને લગતો. અને બી શ્યોર કરવાનું છે કે કોઈ પણ ક્લાયન્ટના બેડને ટચ ના કરતું હોય પેશન્ટ. Yes, okay. Then electrode पैड्स कैसे अप्लाई करने हैं हमने देखा। नॉर्मल हैंडल वाले पैड होते हैं तो वो बेस एंड एपेक्स में हम प्लेस करेंगे, एंड हैंड्स ऑफ पैड है, बाइफिजिक डिफिब्रिलेटर यूज करो जिसमें हैंडल नहीं है, सो एपेक्स पोस्टीरियर पोजीशन याद रखिए, वैसे अप्लाई करना है। ओके, फिर हमने एएडी देखा, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। दिस इज कंप्लीटली ऑटोमेटिक मशीन। जब हॉस्पिटल के बाहर होता है तब हम ये मशीन यूज करते हैं, हॉस्पिटल में तो हम नॉर्मल डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं। सो एडी हॉस्पिटल से बाहर कहीं पे हुआ है तो हम यूज करेंगे ये मशीन। आपको जहां पर भी पेशेंट कोलैप्स हो गया है, सीपीआर ऑलरेडी चालू था, तो हमने ये मशीन के इलेक्ट्रोड्स अटैच कर दिए। फिर मशीन आपको कमांड देगी अब क्या करना है, कहाँ पर पैड अटैच करने हैं, सीपीआर चालू रखना है, शॉक दे, सब कुछ मशीन कमांड करेगी। मशीन डिटेक्ट करेगी वेदर इट इज अ शॉकेबल रिदम और नॉन शॉकेबल, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको वो कमांड करती रहेगी। देन हमने देखा एआईसीडी, ऑटोमेटेड इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्जन कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेशन। सो इसमें हम पेशेंट के अंदर इम्प्लांट कर देंगे, जिसको बार बार हम मेडिसिन से भी मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उसके अंदर हमने पेशेंट के अंदर इम्प्लांट कर दिया। ये डिटेक्ट करेगा एबनॉर्मल रिदम वीटीवीएफ, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग शॉक देगा, बट वो सिंक्रोनाइज मैनर में भी दे सकता है। इट विल अवॉइड द शॉक ऑन टी वेव, टी वेव पर शॉक नहीं देगा। एंड डिफिब्रिलेशन ज्यादा जूल वाला, मतलब ऐसे भी मैंने दोनों फीचर्स एक नहीं है, सो दैट इज व्हाई इट इज एआईसीडी। कितना शॉक देता है? 25 to 30। नो वन इज गोइंग टू आस्क
इट इज योर फॉर योर इन्फॉर्मेशन 25 to 30 4 टाइम्स दे सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है? क्लाइंट एजुकेशन। इस पर से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लाइंट को क्या चीज ध्यान रखनी है व्हेन द क्लाइंट इज हैविंग एआईसीडी? एआईसीडी इम्प्लांटेड है ऑलरेडी, तो क्या ध्यान रखना है ये आपको पता होना चाहिए। क्लाइंट को सब पता होना चाहिए, कितना रेट से देगा, कितनी बार दे सकता है, क्या उसके फंक्शंस क्या है उसको तो पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो मशीन है वो क्या कर सकता है। लूज फिटिंग क्लोथ पहनने हैं, कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स अवॉइड करना है कि जिसको इंजरी होगी, इन्फेक्शन मॉनिटर करना है अगर वो तो पीएससीबी को बोलना है, फेंटिंग नोजिया के सिम्टम्स वो सारे सिम्टम्स मॉनिटर करने हैं, ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर को बोलना है। बट पेशेंट को ऐसा भी बोलना है कि जब शॉक लगेगा देन आपको उस वक्त चक्कर आएंगे एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी। जैसे ही आपको ऐसा होता है इमीडिएटली जो भी जगह मिले बैठ जाओ, सो जाओ, खड़े नहीं रहना है वरना फेंट होके गिर जाओगे। फिर पेशेंट पीएचसीबी को बोलना भी है कि मैंने एक्सपीरियंस किया। और इट इज बेटर टू मेक अ डायरी जिसमें डेट टाइम एक्टिविटी क्या कर रहे थे शॉक से पहले, शॉक आया तो क्या सिम्टम्स हुआ, शॉक के बाद क्या सिम्टम्स, शॉक के पहले क्या सिम्टम्स है, सब कुछ वो डायरी में नोट डाउन करके रखना है। फैमिली मेंबर्स को और क्लाइंट को सिखाना है कि इमरजेंसी सिचुएशन में मेडिकल केयर कैसे एक्सेस करनी है। फैमिली मेंबर्स को सीपीआर आना चाहिए फॉर देयर पेशेंट, उसको बचाने के लिए। पेशेंट को बोलना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पर ना जाए बिकॉज एआईडी जनरेटर बंद हो जाएगा। अगर कहीं पर जाते हो आपको पता नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और आप एंटर हो गए, सो इमीडिएटली बीपिंग साउंड सुनाई देगा। सो जैसे ही साउंड सुनाई दे हट जाओ वो जगह से। बट काम खत्म नहीं हुआ है, वी हैव टू इन्फॉर्म द पीएचसीपी। हॉस्पिटल जाके चेक करना होगा कि चालू है कि बंद है। बंद हो गया होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर चालू करना पड़ेगा। एंड ऑलवेज वॉलेट में वो कार्ड कैरी करना पड़ता है या तो मेडिकल और ब्रेसलेट पहन के जाना पड़ेगा। एंड सारे पीएचसीपी को सब जगह पर जहां पर भी आप हॉस्पिटल में जाते हो, एयरपोर्ट कोई भी सब जगह पर बोलना पड़ेगा दैट यू हैव एन एआईसीडी इम्प्लांटेड इन योर चेस्ट। सो कुछ टेस्ट नहीं कर सकते ड्यू टू दैट एआईसीडी एमआरआई, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही होती है। पोर्टराइजेशन वाली सर्जरी और वैसा नहीं कर सकते बिकॉज उससे एआईसीडी का फंक्शन खराब हो सकता है। सो ये चीजें पेशेंट को पता होनी चाहिए एंड इस पर से क्वेश्चन आ सकता है। सो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स आल्सो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? No, ma'am. ओके, योर टूडेज असाइनमेंट, आई एम नॉट गिविंग इट फॉर माई सेल्फ बट एक नोट बना दो। नोट में आप लिख दो डिफरेंस, व्हाट इज एआईसीडी, व्हाट इज डिफिब्रिलेटर, व्हाट इज कार्डियोवर्जन, व्हाट इज एईडी। एक एक दो लाइन में लिख लो। सो आपको वो डिफरेंस याद रहे, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि कार्डियोवर्जन क्या था, एईडी क्या है, डिफिब्रिलेटर क्या है। सो अपने लिए एक नोट, स्टिकी नोट, कुछ भी शॉर्ट नोट एक लाइन में लिखा है, ऐसा कुछ आप समझ सको, आपको याद रहे व्हाट इज कार्डियोवर्जन। तो आपके लिए एक नोट बना लो, डिफरेंस बना के लिख दो। ओके ओके, सी यू टुमारो एट 9 AM। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.